मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल सके। बेशक यह अच्छा नहीं है, मूर्ख, मैं खुद देख सकती हूँ। वेई शियाओबाओ अवाक रह गई और बड़बड़ाते हुए बोली, बाकी सब मर गए, तुम दोनों को कोई चोट क्यों नहीं है? झांग कांगनियान और झाओ किक्सियन ने एक दूसरे को देखा और केवल अजीब सी मुस्कान ही दे सके। सोंग किंगशू ने देखा कि लगभग समय बीत चुका है। वेई शियाओबाओ के धूर्त स्वभाव को देखते हुए कौन जानता था कि वह अचानक अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करके भाग निकलेगा या नहीं। उस समय उसकी सारी उम्मीदें शायद हवा में उड़ जाएंगी। हल्की खांसी के साथ सोंग किंगशू अंधेरे से बाहर निकला, ब्लड सेबर सेक्ट के समूह को देखा, सिर हिलाया और आह भरी, भिक्षुओं को दयालु होना चाहिए और यहाँ के गुरुओं ने तो हत्या के नियमों का उल्लंघन किया है। ये सचमुच पाप है। जब वेई शियाओबाओ ने सोंग किंगशू को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। शब्दों और गुणों को परखने की उसकी क्षमता बेजोड़ थी। अगर वह खुद को दुनिया में दूसरे स्थान पर होने का दावा करे तो कोई भी पहले स्थान पर होने का दावा करने की हिम्मत नहीं करेगा। मू वान किंग और यहाँ तक कि फैंग किंग यांग को भी लगा कि उसकी पीठ पर रखी लकड़ी की तलवार सिर्फ एक सजावट है, लेकिन वेई शियाओबाओ ने एक नज़र में ही उनकी असलियत जान ली। उसके उदासीन भाव को देखकर तो साफ है कि यह कोई सजावट नहीं है। ये नायक लकड़ी की तलवार लिए हुए है और गुरुओं के बीच भी किसी उस्ताद की तरह दिखता है। इन दुष्ट भिक्षुओं में बौद्ध धर्म की दया का नामो निशान नहीं है। ये हमें मारना चाहते हैं और मुझे उम्मीद है कि यह नायक हमें बचा लेगा। वेई शियाओबाओ का आत्मविश्वास बढ़ गया और उसका रवैया पल भर में पूरी तरह बदल गया। हत्या न करना तो तुम्हारे मध्य मैदानी ज़ेन बौद्ध धर्म की बात है, तिब्बती बौद्ध धर्म में इतने नियम नहीं हैं। रक्त कृपाण के बड़े बुजुर्ग ने हिचकिचाते हुए सोंग किंगशू की पीठ पर टंगी लकड़ी की तलवार को देखा और फिर पूछा, मैं कहता हूँ, क्या तुम सच में इस लकड़ी की तलवार से लोगों को चोट पहुंचा सकते हो? हालांकि उन्होंने कभी लकड़ी की तलवार को हथियार के रूप में इस्तेमाल होते नहीं सुना था, फिर भी उनकी अंतरात्मा ने उन्हें सोंग किंगशू के प्रति अचेतन रूप से आशंकित कर दिया। तुम्हारी रक्त तलवार लोगों को चोट पहुंचा सकती है, लेकिन मेरी लकड़ी की तलवार लोगों को चोट क्यों नहीं पहुंचा सकती? सोंग किंगशू ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन मन ही मन चीख उठा। खुद को माहिर दिखाने का यह एहसास वाकई बुरा नहीं है। ब्लड सेबर एल्डर एक पल के लिए हिचकिचाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने शिष्यों को आक्रमण करने का आदेश दिया। इन अराजक समयों में पश्चिमी क्षेत्रों के कई संप्रदाय अपने दिल में एक शक्तिशाली नेता की तलाश कर रहे थे। उनमें से अधिकांश शक्तिशाली मंगोलिया में रुचि रखते थे, लेकिन मंगोलिया के सम्राट के राज्य में शरण लेना एक कठिन कार्य था। कुछ लोगों ने पश्चिमी क्षेत्रों का संचालन करने वाले रुयांग राजा चा खान की शरण ली थी, जबकि अन्य ने अधिक लोकप्रिय कुबलई खान की शरण ली थी। तेमुजिन अपने सातवें पुत्र अली बुगे से बहुत प्रेम करते थे और निश्चित रूप से भविष्य में अपना पद उन्हें सौंप देंगे। फिलहाल अली बुगे मंगोलियाई मैदानों में रह रहा था और मांचुओं के साथ उसका मतभेद चल रहा था। इस बार उन्हें पता चला कि कांगशी सम्राट ने अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार वेई शियाओबाओ को गठबंधन संबंधी मामलों पर चर्चा करने के लिए दक्षिणी सोंग राज्य भेजा था। अली बुगे को चिंता थी कि मांचू और सोंग राज्य के बीच गठबंधन आसानी से हो जाएगा और उनकी स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। ये जानते हुए ब्लड सेबर एल्डर ने स्वेच्छा से अपने शिष्यों का नेतृत्व करते हुए दक्षिण की ओर प्रस्थान किया और महान सोंग राजवंश में वेई शियाओबाओ को रोकने की योजना बनाई। परिणामस्वरूप मांचू और सोंग राज्य न केवल गठबंधन करने में विफल रहेंगे, बल्कि वेई शियाओबाओ की मृत्यु के कारण युद्ध भी शुरू कर सकते हैं। हालांकि उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि उसके सामने खड़ा विलक्षण युवक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है, लेकिन समय कम था और उसे लड़ाई जल्दी खत्म करके सोंग राजवंश के दरबार की प्रतिक्रिया से पहले वेई शियाओबाओ को मारना ही था। इसलिए उसने शिष्यों को आगे बढ़कर सोंग किंगशू की क्षमताओं का आकलन करने को कहा। बाओ जियांग के नेतृत्व में ब्लड सेबर संप्रदाय के दूसरी पीढ़ी के शिष्य मार्शल आर्ट में कमजोर नहीं थे। मूल पुस्तक में डिंग दियान को लगा था कि अगर उसका उनसे आमने सामने का मुकाबला हुआ तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। इसलिए उसने जानबूझकर छुपकर हमला करने की रणनीति अपनाई ताकि जीत हासिल कर सके। सोंग किंगशू लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। उसकी आंतरिक शक्ति के झटके से लकड़ी की तलवार उसकी पीठ से बाहर निकल आई, साथ ही आंतरिक ऊर्जा का एक अंश भी प्रवाहित हुआ। बाओ जियांग और बाकी लोग चौंक गए। सोंग किंगशू ने उनकी अचंभित अवस्था का फायदा उठाते हुए हल्के से जमीन पर पैर रखा, जिससे केवल एक हल्की सी आवाज आई, पॉप 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 पापा। कुछ कुरकुरी आवाज़ों के बाद बाओ जियांग और बाकी लोगों को अपनी कलाई में तेज दर्द महसूस हुआ। तेज दर्द के कारण उनके हाथों में मौजूद रक्त तलवारें एक एक करके जमीन पर गिर गईं, और जब उन्होंने आश्चर्य से ऊपर देखा तो सोंग किंगशू अपनी मूल जगह पर लौट चुका था और लकड़ी की तलवारें फिर से म्यान में रखी हुई थीं। असल बात यह थी कि सोंग किंगशू एक आधुनिक व्यक्ति होने के नाते अभी तक किसी की जान लेने का आदी नहीं था। अभी उसने अपनी तलवार से कुछ लोगों की कलाई पर स्थित एक्यू पॉइंट्स पर वार किया, जिससे वे थोड़े ही समय में अपनी युद्ध शक्ति वापस पाने में असमर्थ हो गए। अरे बाप रे, ये तो बड़ा आदमी है।
ब्लड सेबर एल्डर हैरान रह गया। इस नन्हे बच्चे की मार्शल आर्ट इस दादाजी से भी कहीं ज्यादा उन्नत है। इस बार चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। बगल में खड़ी वेई शियाओबाओ तो और भी ज्यादा अचंभित और हैरान थी। ये तो एक गुरु हैं। अगर मुझे इनका समर्थन मिल जाए तो मुझे महारानी, उस बुढ़िया चुड़ैल या मिस्टिक ड्रैगन कल्ट के नेता होंग एंटोंग या चेंगुआन, उस बूढ़े बदमाश के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोंग किंगशु वेई शियाओबाओ की प्रतिक्रिया से बहुत संतुष्ट था, क्योंकि उसने मूल रूप से वेई शियाओबाओ की गति का फायदा उठाने की योजना बनाई थी और स्वाभाविक रूप से उसे अपनी ताकत से चौंकाना आवश्यक था। ब्लड सेबर एल्डर दुविधा में फंस गया था। वह इस मिशन में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित था, लेकिन विरोधी की मार्शल आर्ट उससे कहीं अधिक उन्नत थी। उसने नीचे देखा और शिष्यों की आशा भरी निगाहें देखीं, और वह चौंक गया। अगर मैं बिना लड़े पीछे हट गया तो मेरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। यह एक बड़ा नुकसान होगा, और कौन जाने तब ये भेड़िए क्या करेंगे। मन बना लेने के बाद ब्लड सेबर एल्डर ने अपने पैर के अंगूठे से वार किया और कई टाइलें तेजी से वेई शियाओबाओ की ओर उड़ गईं, जो ये सब देख रहा था। टाइलें चीरती हुई हवा की आवाज़ के साथ उड़ीं। अगर वेई शियाओबाओ को ये टाइलें लगती तो भले ही उसने अपने शरीर पर कीमती कवच पहना होता, वह कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाता, शायद उसकी मृत्यु भी हो जाती। सोंग किंगशु चौंक गया। वेई शियाओबाओ अब उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह उसे यहाँ घायल नहीं होने दे सकता था। उसने अपनी ऊर्जा को दांतियान से कंधों पर स्थित एक्यू पॉइंट्स तक तेजी से पहुंचाया। जैसे ही ऊर्जा उसकी बाहों से गुजरी, उसने अपने हाथ फैलाए और 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों की एक तकनीक का प्रयोग किया। ये जुड़वां ड्रैगन जल लाते हैं तकनीक थी, और हवा में उड़ती टाइलें उसकी हथेलियों की ओर खींच गईं। इस बच्चे की आंतरिक शक्ति वाकई भयानक है, ब्लड सेबर एल्डर ने सोचा, और जब सोंग किंगशु वेई शियाओबाओ को बचा रहा था, उस मौके का फायदा उठाते हुए उसने छलांग लगाई, हाथ में ब्लड सेबर लहराया और स्थिर खड़े शुई शेंग की ओर वार किया। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों को लगा कि वह वेई शियाओबाओ की हत्या करने का मौका ढूंढेगा। भला कौन जानता था कि वह इतनी क्रूर प्रहार से एक आकर्षक छोटी महिला पर हमला करेगा। सोंग किंगशु भी चौंक गया और जल्दी से उछल पड़ा। उसने द ड्रैगन सोअर्स इन द स्काई का उपयोग करते हुए हवा में ही ब्लड सेबर एल्डर की पीठ पर वार किया। ब्लड सेबर एल्डर ने एक धूर्त मुस्कान दिखाए। असल में उन्होंने शुई शेंग पर एक घातक वार किया, लेकिन सच में उन्होंने अपनी अधिकांश शक्ति रोक रखी थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि सोंग किंगशु जैसा युवक एक खूबसूरत लड़की को 2 टुकड़ों में बढ़ते हुए नहीं देख पाएगा, और वह निश्चित रूप से जल्दबाजी में बचाव के लिए आएगा। लेकिन उस जल्दबाजी के कारण हुई चूक ने ब्लड सेबर एल्डर को मौका दे दिया। कलाई घुमाते ही उसके हाथ में मौजूद रक्त तलवार नीचे से ऊपर और फिर वापस नीचे आ गई। इससे सोंग किंगशु बुरी तरह डर गया। उसे डर था कि रक्त तलवार के स्वामी शुई शेंग पर अपनी तलवार से वार कर देंगे और उसे बचाने में उसे बहुत देर हो जाएगी। इसलिए उसने रक्त तलवार के स्वामी पर पूरी ताकत से हमला कर दिया। उसने सोचा था कि उसे बस दाएं बाएं मुड़कर उससे बचना है, लेकिन किसे पता था कि इस बूढ़े भिक्षु ने अपनी सारी शक्ति पहले से बचा कर रखी थी और उसकी कमजोरी का इंतजार कर रहा था। उसका ये जोरदार वार पलक झपकते ही उसके पेट के निचले हिस्से पर लगा। सोंग किंगशु को जल्दबाजी में क्लाउड असेंडिंग लैडर का इस्तेमाल करना पड़ा, जिससे उसका शरीर कुछ फीट ऊपर हवा में उछल गया। इससे वह बाल बाल वार से बच गया और उसके पैर जमीन पर आ गिरे। उसे अपने पैरों के बीच ठंडक महसूस हुई और उसने मन ही मन अपनी किस्मत को धन्यवाद दिया। मुझे लगभग डेविल वॉर्डिंग स्वॉर्ड आर्ट का इस्तेमाल करना ही पड़ा। ब्लड सेबर एल्डर ने मन ही मन अफसोस जताया कि इतना अच्छा मौका मिलने के बावजूद अपने प्रतिद्वंदी को चोट न पहुंचा पाने का उन्हें कितना अफसोस है। उन्होंने दूर से आ रहे सोंग राजवंश के अधिकारियों और सैनिकों को देखा और समझ गए कि आज जीतना मुमकिन नहीं है। इसलिए वे मुड़कर मुस्कुराए और बोले, महामहिम, आप एक महान मार्शल आर्टिस्ट हैं। आशा है भविष्य में हमारा एक जबरदस्त मुकाबला होगा। इतना कहकर उन्होंने अपनी चालें दिखाईं और भाग गए। रक्त कृपाण वाले भिक्षुओं ने उनका पीछा किया और भागते समय उनकी प्रशंसा की। उनके गुरु ने इस व्यक्ति से बराबरी का मुकाबला किया, बल्कि उन पर बढ़त भी हासिल की। सोंग किंगशु इस बात से नाराज था कि उसका वास्तविक युद्ध अनुभव अभी भी बहुत कम था। ये ब्लड सेबर एल्डर वाकई अपनी प्रतिष्ठा का पात्र था। ब्लड सेबर एल्डर को दूर जाते देख उसका मन उसका पीछा करने का नहीं कर रहा था। अगर वह ब्लड सेबर एल्डर को घेर लेता तो यह शायद जीवन मरण का संघर्ष बन जाता। शियाओबाओ ने जीवन रक्षक कृपा के लिए पर्वत और लहरों के नायक को धन्यवाद दिया। वेई शियाओबाओ ने सहायता के लिए आए सोंग राज्य के अधिकारियों से सहजता से बातचीत की और जल्दी से सोंग किंगशु की ओर दौड़ पड़ी। मुझे उस नाम से क्यों बुलाते हो? सोंग किंग का चेहरा बेहद अजीब हो गया। तुम्हारी मार्शल आर्ट पहाड़ जितनी ऊंची है। तुम उन मार्शल आर्टिस्टों को महज 3 मुक्कों और हवा में 2 लातों से हरा सकते हो। अगर यही पहाड़ और लहरों के नायक होने की पहचान नहीं है, तो फिर मुझे नहीं पता क्या है। वेई शियाओबाओ उसकी तारीफ करती रही। सोंग किंगशु उसकी चापलूसी के स्तर को देखकर दंग रह गया।
हालांकि वह जानता था कि यह आदमी झूठ से भरा हुआ है और आमतौर पर उसे चापलूसों से सबसे ज्यादा नफरत होती थी, लेकिन जब यह आदमी उसकी चापलूसी कर रहा था तो उसे जो अनुभूति हो रही थी वह काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं कोई पर्वत और लहरों का नायक नहीं हूँ। मेरा उपनाम सोंड है और मेरा नाम किंगशु है। उसने तुरंत खुद को शांत किया और पहले अपना परिचय देने का फैसला किया। फिर पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ओह, आदरणीय नायक ने मुझसे मेरा उपनाम पूछा। वेई शियाओबाओ का इस परंपरा से कई वर्षों से कोई संपर्क नहीं था, और बगल से सुन रही शुई शेंग ने चुपके से अपनी जीभ चटकाते हुए कहा, मेरा उपनाम वेई है और मेरा नाम शियाओबाओ है। ये तो किंग राजवंश के सर्वोपरि नायक लॉर्ड वेई निकले, जिन्होंने ओबाई को बंदी बनाया था। आज जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मुझे लगा कि तुम एक युवा नायक हो। लगता है मेरा अनुमान सही था। सोंग किंगशु ने आश्चर्य और प्रशंसा का भाव प्रकट किया। दरअसल सोंग किंगशु की चापलूसी करने की कला भी बेहद मशहूर थी। सालों से भले ही वेई शियाओबाओ ने एक ही तारीफ को 1000 बार न सुना हो, लेकिन कम से कम सैकड़ों बार तो जरूर सुना होगा। अगर यही तारीफ किसी और से मिली होती तो वेई शियाओबाओ को जरा भी परवाह नहीं होती, लेकिन उसके सामने मौजूद महाविशेषज्ञ से मिली तारीफ का असर बिल्कुल अलग था और वेई शियाओबाओ इसे सुनकर बेहद खुश हो गया। वह सोंग किंगशु को जितना देखता उतना ही उसे अच्छा लगने लगा। सोंग राज्य के अधिकारियों और सैनिकों के साथ जाने से इनकार करते हुए वेई शियाओबाओ ने विनम्रतापूर्वक सोंग किंगशु को पास के युहुआ पवेलियन में पेय पदार्थ के लिए आमंत्रित किया। सोंग किंगशु ने पहले तो मना करने का नाटक किया, लेकिन थोड़ी धक्का मुक्की के बाद वह समूह के साथ युहुआ पवेलियन चले गए। जैसे ही वह बैठा, उसे घृणा से भरी एक महिला की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, गंदे कुत्तों का झुंड। पता चला कि शुई शेंग को भी वेई शियाओबाओ के आदमियों ने लाया था। दिखावे के लिए उन्होंने उसकी हथकड़ियां खोल दी, लेकिन जाहिर है उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट्स अभी भी सील थे। शराब की मेज पर अकेले बैठने के अलावा इस समय उसमें कुछ भी करने की ताकत नहीं थी। ये लड़की कौन है? सोंग किंगशु ने अनजान होने का नाटक करते हुए पूछा। वेई शियाओबाओ ने हंसते हुए कहा, अभी अभी इस महिला ने इस अधिकारी की हत्या करने का इरादा किया था, जिसके कारण ब्लड सेबर संप्रदाय को कार्रवाई करनी पड़ी। इस अधिकारी को संदेह है कि वह मंगोलिया द्वारा हमारे मिशन में बाधा डालने के लिए भेजी गई एक जासूस है। बेशर्म! शुई शेंग इतनी गुस्से में थी कि वह अवाक रह गई। सचमुच! सोंग किंगशु मुस्कुराती हुई दिखी। उन मंगोलियाई लोगों ने इतनी खूबसूरत लड़की को भेजा है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वह थोड़ी हिंसक है? भोज में मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़े और उनकी हंसी अश्लील शब्दों से भरी हुई थी। बदबूदार चोर! शुई शेंग ने सोंग किंगशु को गुस्से से देखा। उसे थोड़ी राहत मिली थी कि सोंग किंगशु ने अभी उसकी जान बचाई थी, लेकिन जब उसने उसे वेई शियाओबाओ को भाई की तरह मानते हुए और उसी मेज पर खाना खाते देखा तो उसकी सारी अच्छी भावनाएं हवा हो गईं। सोंग किंगशु ने अपना काम रोक दिया। वह एक गिलास शराब लेकर शुई शेंग के बगल में बैठ गया और अजीब तरह से हंसते हुए बोला, सुंदरी, तुम मुझे चोर कहती रहती हो, लेकिन मैंने तुमसे क्या चुराया है? या तुम कुछ अश्लील उम्मीद कर रही हो? छी! तुम तो गंदी गंदी बातें करते हो और तुमने कहा था कि तुम चोर नहीं हो। शुई शेंग ने उस पर थूका और सोंग किंगशु बच गई। क्या तुम मुझे अपनी खुशबू चखाने के लिए इतने बेताब हो? चलो पहले ये प्याला पी लो, फिर शराब की बात करते हैं। शुई शेंग से बात करने के बाद उसने अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास से उसके मुंह में शराब भर दी और उसने अपने होंठ खोल दिए। बगल में खड़ी वेई शियाओबाओ उत्साहित दिख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, मुझे इस बात का डर नहीं है कि तुम्हारे कोई अजीबोगरीब शौक हैं, बल्कि मुझे इस बात का डर है कि तुम्हारा कोई शौक ही नहीं है। अब लगता है कि इस लड़के को सुंदरियां पसंद हैं, अब तो काम आसान हो जाएगा। बड़े भाई सोंग, हम दोनों की खूब जमती है, क्या आप पक्के भाई बनना चाहेंगे? वेई शियाओबाओ ने सोंग किंगशु से और भी बातें की और लोगों को रिझाने की अपनी आदत के अनुसार बातें शुरू कर दीं। यह सोंग किंगशु हिचकिचाया। वेई शियाओबाओ को लगा कि वह सहमत नहीं होगा, लेकिन सोंग किंगशु ने अपना लहजा बदल दिया। अधिकारी वेई एक अत्यंत सक्षम मंत्री हैं और वे मुझसे एक मित्र की तरह बात कर सकते हैं। यह उनकी बहादुरी और साहस को दर्शाता है। मैं कैसे मना कर सकता हूँ? वेई शियाओबाओ बेहद खुश था। कांगशी ने कुछ समय पहले उसे वुलिन से विशेषज्ञों की भर्ती करने को कहा था। इस बार संयोग से उसकी मुलाकात सोंग किंगशु से हो गई। अब जब वे भाई बन गए हैं तो क्या यह एक सहायक मिलने जैसा ही नहीं है? वह झट से उठा और सोंग किंगशु को एक तरफ खींचकर उसकी उम्र पूछी और कहा, मैं वेई शियाओबाओ आज सोंग किंगशु का भाई बन गया हूँ। भविष्य में हम सुख दुख में साथ रहेंगे। सोंग किंगशु ने देखा कि शपथ लेते समय उसने कोई छल नहीं किया था, इसलिए उसने भी वही किया, मैं सोंग किंगशु आज से वेई शियाओबाओ का भाई बन गया हूँ। भविष्य में हम सुख दुख में साथ रहेंगे। वेई शियाओबाओ हमेशा से लोगों को बेवकूफ़ बनाने में माहिर था, लेकिन इस बार उसे डर था कि सामने वाला उसकी कुछ कमियों को पकड़ लेगा, जिससे असंतोष पैदा होगा और दोनों के रिश्ते पर असर पड़ेगा। असल बात यह थी कि कांगशी सम्राट को वुलिन से मार्शल आर्ट के हुनर की सख्त ज़रूरत थी।
कांक्षी की यही इच्छा थी, तो भला वह कुछ छोटी मोटी बातों पर किसी गुरु को नाराज कैसे कर सकता था। इसके अलावा अगर उसके पास इतना शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बड़ा भाई होता तो चाहे वह कुछ भी सोचे, यह कोई नुकसान की बात नहीं होती। बेशक वह पूरी तरह ईमानदार नहीं था। उसने शपथ में ये कहने की हिम्मत नहीं की कि वे एक ही साल, एक ही महीने और एक ही दिन मरेंगे। पलक झपकते ही वेई शियाओबाओ फिर मुस्कुराया और सोंग किंगशू से बातें करने लगा। ये सोंग किंगशू की इच्छा के अनुरूप भी था। वेई शियाओबाओ हर समय शराब पीने का आदी है, लेकिन मैं वास्तविक आंतरिक कौशल का अभ्यास करता हूँ। उसकी मृत्यु मुझसे पहले होनी तय है। बड़े भाई सोंग, मुझे लगता है कि आप अभी इस महिला में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे, तो चलिए इसे मेरे छोटे भाई की तरफ से मेरे बड़े भाई को उपहार में दे देते हैं। हालांकि वेई शियाओबाओ थोड़ा परेशान था, पर लोगों को आकर्षित करने में वह हमेशा उदार रहा था। हालांकि शुई शेंग सुंदर थी, पर वह उससे इतना मोहित नहीं था। बेशक अगर कोई बेहद खूबसूरत होती तो वह उसे जरूर छोड़ देता। कमीने, तुझे मर जाना चाहिए। ये सुनकर शुई शेंग ने उत्तेजित होकर गाली दी। ओह, सोंग किंगशू ने अपनी बाहें उठाईं और घृणा से शुई शेंग की ओर देखा। धन्यवाद भाई वेई, लेकिन इस महिला का स्वभाव बहुत खराब है। वह उपपत्नी बनने के लायक नहीं है। खैर, मैं उसे जैसे तैसे स्वीकार कर लूंगा। मैं उसे एक नौकरानी बना दूंगा जो कठिन काम करती हो। सोंग किंगशू ने भौहें चढ़ाते हुए वेई शियाओबाओ की ओर देखा और बोला। वेई स्वामी एक समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर ऐसा कहा है और कहीं अनजाने में उन्हें ठेस न पहुंच जाए, इसलिए वे हंसे और सहयोग करते हुए बोले, खैर उसके हाथ पैर तो लंबे हैं, उसका शरीर भी काफी मजबूत है, वह नौकरानी बनने के लिए उपयुक्त होनी चाहिए। सोंग किंगशू ने चुपके से राहत की सांस ली। समझदार लोगों से निपटना आसान था। दूसरी ओर शुई शेंग ने ही उस पर चिल्लाया था। वह मन ही मन सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह भी एक इंसान थी, लेकिन वह इतनी मूर्ख क्यों थी। वह स्पष्ट रूप से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। अन्यथा अगर वह वेई शियाओबाओ के हाथों पकड़ी जाती तो उसकी मासूमियत छिन जाना तय था। मुझे जाकर उसे क्यों बचाना पड़ा। सोंग किंगशू को लगा कि शुई शेंग बहुत शोर मचा रही है और उसने अपने मौन एक्यूपॉइंट्स को सील कर दिया, जिससे उसे सिरदर्द होने लगा। अगर तुम डांटना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स खोल दूंगा। अगर मैं पॉइंट्स खोल दूं और फिर भी तुम गाली दो तो मुझे तुम्हारे मुंह में कपड़ा ठूंसने के लिए दोष मत देना। अगर तुम मान जाओ तो बस पलक झपका लेना। सोंग किंगशू को अचानक एक चतुर विचार आया। सोचने के बाद वह मुड़ा और शुई शेंग से बोला। जब वेई शियाओबाओ ने शुई शेंग को अपनी बड़ी बड़ी नम आंखों को झपकाते देखा तो उसे ऐंठन होने ही वाली थी। उसने सोचा कि भाई सोन को महिलाओं को वश में करने का हुनर वाकई बहुत अच्छा आता है। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने महल में एक छोटी राजकुमारी के साथ किया था। इधर उधर सोचते सोचते वेई शियाओबाओ को अचानक एक बात समझ में आई। सोंग किंगशू के सुंदर चेहरे को देखकर उसने मन ही मन बुदबुदाया, अरे यार भाई सोंग, तुम्हें इतना सुंदर क्यों होना था, और लड़कियों को पटाने में भी इतना माहिर। अगर मेरी पत्नियां उससे प्यार करने लगें और मुझे तरह तरह की हरी टोपियां पहना दें तो क्या मैं वेई शियाओबाओ दुनिया का सबसे हास्यास्पद बड़ा कछुआ अंडा नहीं बन जाऊंगा। मंदारिन चीनी में किसी को कछुआ अंडा कहना बहुत बड़ा अपमान है। इसका मतलब यह है कि कछुए अपने पिता को नहीं जानते, इसलिए यह मां के सम्मान पर आक्षेप है। सोंग किंगशू को पता नहीं था कि वेई शियाओबाओ के मन में इतने कम समय में इतने सारे विचार आ गए थे। उसने ठंडी सी आवाज निकाली और अपनी उंगली से शुई शेंग के एक्यूपंक्चर बिंदु को खोल दिया। शुई शेंग ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अब जबकि तुम मेरी हो, मुझे तुम्हारा नाम अभी तक नहीं पता। सोंग किंगशू नाराज नहीं हुई। उसने शराब का गिलास उठाया और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखकर पूछा, छी बेशर्म, भला कौन तुम्हारा है। शुई शेंग ने सिर घुमाकर उसे घूरा। उसे लगा कि यह आदमी तो किंग राजवंश के कुत्ते जैसे अधिकारी से भी ज्यादा घृणित है। भाई वेई ने तुम्हें मुझे सौंपा है तो तुम स्वाभाविक रूप से मेरे अपने हो। सोंग किंगशू ने हाथ में रखी शराब पीते हुए कहा, कोई बात नहीं अगर तुम अपना नाम नहीं बताते। मुझे बस एक नया नाम चुनना होगा। मैं तुम्हें क्या कहकर पुकारूं? प्यारी, बिल्ली या कुत्ता? चुन, अमा या अगौ। सोंग किंगशू को पसीना आ गया और उसने मन ही मन अपनी चतुराई की सराहना की। उसने अभी अभी लगभग वेई शियाओबाओ का नाम ले ही लिया था। तुम्हारा नाम किटी और डॉगी है। शुई शेंग थोड़ी देर हिचकिचाई। उसे थोड़ा डर था कि कहीं यह आदमी सच में उसे इतना बुरा नाम न दे दे, और फिर बोली, मेरा नाम शुई शेंग है। वेई शियाओबाओ ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, लेकिन सोंग किंगशू इन शब्दों का इंतजार कर रहा था। उसने हैरानी जताते हुए कहा, क्या दक्षिण के 4 अजूबों में से एक शुई दाई तुम्हारे पिता हैं? सोंग किंगशू को अपने पिता की प्रतिष्ठा का जिक्र करते देख शुई शेंग को गर्व हुआ और उसने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, मैं आपको सलाह देती हूँ कि मुझे जल्दी रिहा कर दें। जैसे ही मेरे पिता को खबर मिलेगी, वे मेरे चाचाओं के साथ आपका पीछा करेंगे। तब आप सब कुत्ते चोर मर जाएंगे और आपकी लाशों को दफनाने की भी जगह नहीं मिलेगी।
क्या उसके पिता बहुत प्रसिद्ध हैं? वेई शियाओबाओ ने सोंग किंगशू को संदेह भरी नज़रों से देखा। उसे घबरा देने के लिए सोंग किंगशू ने जानबूझकर अपनी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कहा, उसके पिता और उनके कुछ भाई जियांगनान में बहुत प्रसिद्ध हैं और उन्हें लोहुआ लियुशुई, गिरती पंखुड़ियाँ और बहता पानी कहा जाता है। वे रूढ़िवादी संप्रदायों के 4 मार्शल आर्टिस्टों का एक समूह हैं। वे सभी शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट हैं, उस ब्लड सेबर एल्डर से कमतर नहीं है जिसे हमने अभी देखा। मुझे लगता है कि अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए हमें उसे जाने देना ही बेहतर होगा। लोहुआ लियुशुई नाम के मार्शल आर्टिस्टों का एक समूह। वेई शियाओबाओ ने मन ही मन सोचा, मैंने इस महिला को भाई सोन को सौंपा था। अगर हम उसे वापस भेज दें तो भाई सोन निश्चित रूप से नाराज होंगे, भले ही वे ऊपरी तौर पर कुछ न कहें। सद्भावना दिखाने का यह एक अच्छा अवसर है। ये सोचकर वेई शियाओबाओ तुरंत मुस्कुराए और बोली, बड़े भाई सोन को चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या ये जिनलिंग शहर के कुछ मामूली लोग ही नहीं हैं? उनकी बेटी पर किंग राजवंश के इस दूत की हत्या का संदेह है। मैं किसी को भेजकर जिनलिंग के पुलिस प्रमुख को सूचित करूंगी ताकि उसे पकड़ा जा सके। उसे कैद कर लिया जाए और यातना दी जाए ताकि पता चल सके कि उसके कोई और साथी हैं या नहीं। शुई शेंग इतनी भयभीत थी कि उसका फूल जैसा चेहरा पीला पड़ गया। तथाकथित प्रीफेक्ट का दर्जा एक साधारण ग्रामीण मजिस्ट्रेट से कहीं अधिक था। दूसरी ओर उसके पिता मात्र एक मामूली रूप से प्रसिद्ध मार्शल आर्टिस्ट थे और यदि शाही दरबार सचमुच शुई परिवार से निपटना चाहता था तो उनका सफाया हो सकता था। सोंग किंगशू भी अचंभित रह गया। उसने पहले सोचा था कि वेई शियाओबाओ लालची और मृत्यु से भयभीत है, इसलिए वह नाव को नदी में धकेलकर शुई शेंग को जाने देना चाहता था, लेकिन उसे इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं थी। शुई शेंग को काफी डरा हुआ देखकर वेई शियाओबाओ मुस्कुराया और अपनी बात बदलते हुए बोला, लेकिन अगर तुम भाई सोन की नौकरानी बन जाओगी तो भाई सोन की इज्जत की वजह से यह अधिकारी तुम्हें और शुई परिवार को इस मामले में जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। तुम्हें एक रास्ता दिया गया है, अब फैसला तुम्हें करना है। शुई शेंग के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे और अंत में उसने अपने चांदी के दांतों को भींचते हुए अनिच्छा से कहा, मैं उसकी नौकरानी बनूंगी। अब ठीक है, वेई शियाओबाओ ने संतुष्टि से सोंग किंगशू से कहा, भाई सोंग, आइए पीना जारी रखें। सोंग किंगशू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ शुई शेंग की ओर देखा और फिर वेई शियाओबाओ के साथ पीना शुरू कर दिया। उस रात समूह ने युहुआ पवेलियन में विश्राम किया। स्थानीय प्रांतपाल को चिंता थी कि वेई शियाओबाओ के अपने क्षेत्र में कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए युहुआ पवेलियन को मिशन के रात्रि विश्राम हेतु आरक्षित कर दिया गया था और हत्यारों को दोबारा आने से रोकने के लिए युहुआ पवेलियन की सुरक्षा के लिए भारी बख्तरबंद सैनिकों की एक टुकड़ी भेजी गई थी। जब सोंग किंगशू थोड़ा नशे में कमरे में लौटा तो उसने शुई शेंग को पाया, जिसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं को सील कर दिया गया था। वह चुपचाप बिस्तर पर बैठी थी, फिर उसने जल्दी से अपना सिर उठाया और देखा, उसकी आंखों में भय और कमजोरी झलक रही थी। झांग कांगनियान की मार्शल आर्ट तो कुछ खास नहीं है, लेकिन वह वाकई बहुत विचारशील है। सोंग किंगशू को पहले तो थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन फिर उसे जल्द ही एहसास हो गया कि यह झांग कांगनियान और झाओ किक्सियन की ही उत्कृष्ट कृति है। ओह कितना प्यारा, क्या तुमने पहल करके मेरा बिस्तर गर्म किया? सोंग किंगशू कमरे के बीच में रखी मेज पर बैठ गया, चायदानी उठाई और एक कप चाय डाली। एक ही बार में सारी चाय पी जाने के बाद उसके चेहरे पर अचानक भाव बदल गए। बदबूदार चोर, शुई शेंग ने गुस्से से उसे घूरा। सोंग किंगशू मुस्कुराई, उठी और शुई शेंग के पास आए। बैठते ही उसने शुई शेंग के शरीर में हल्की सी कंपकंपी महसूस की। तुम औरतें कितनी मूर्ख हो, अगर तुम इस तरह बेवजह गाली दोगी तो इससे मर्दों में जीतने की इच्छा और भड़क उठेगी। शराब के नशे में चूर सोंग किंगशू ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल को छुआ और उसे चिकना और मुलायम महसूस किया। वह बेहद आकर्षक थी। आह, शुई शेंग ने घबराहट भरी आवाज में कहा, मुझे मत छुओ। सोंग किंगशू चौंक गया, फिर होश में आया और सोचने लगा कि उसे क्या हो गया है। क्या यह इसलिए हो रहा है क्योंकि उसने लंबे समय से मांस नहीं खाया है? लेकिन एक खूबसूरत महिला को बिना किसी प्रतिरोध के अपने बिस्तर पर बैठे देखना, खासकर उसकी पतली टांगें। शुई शेंग को घुड़सवारी की आदत थी, लेकिन इससे उसकी टांगों में कोई समस्या नहीं हुई, बल्कि इससे उसकी जांघें और भी गोल और भरी हुई हो गईं। सोंग किंगशू को लगा जैसे उसके दिल में एक छोटा शैतान लगातार चिल्ला रहा हो, उस पर झपट पड़ो, उसे नीचे दबाओ, उसके कपड़े फाड़ दो, उसका आनंद लो। सोंग किंगशू को लगा कि उसके शरीर का कोई हिस्सा अचानक हरकत करने लगा है, इसलिए वह झट से उठ खड़ा हुआ और कमरे के बीच में रखी कुर्सी पर वापस बैठ गया। वह ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था जिसका उसे बाद में पछतावा हो। साथ ही उसे यह आभास हुआ कि बाहर मौजूद अधिकारियों और सैनिकों की घेराबंदी को तोड़कर कोई गुरु युहुआ मंडप के अंदर प्रवेश कर रहा है। अपने शरीर की उत्तेजना को शांत करने और आने वाले दुश्मन से निपटने के लिए सोंग किंगशू ने एक और कप चाय पी। उसने शुई शेंग की ओर देखा, जो इस विपत्ति से बच निकलने के लिए आभारी लग रही थी, और कहा, सुश्री शुई, वास्तव में आपको मुझसे इतना डरने की जरूरत नहीं है। शुई शेंग ने अपना सिर घुमा लिया और उसे अनदेखा कर दिया, लेकिन वह बहुत गुस्से में थी।
उसने अभी अभी उसकी आंखों में हवस देखी थी, तो एक लड़की होने के नाते वह उससे डरे बिना कैसे रह सकती थी। सुश्री शुई, आज मेरा मूड अच्छा है। मैं आपको अपनी मासूमियत की रक्षा करने का एक कारगर तरीका सिखाऊंगी। क्या आप सुनेंगी? अपने पैरों के बीच बैठी नन्ही अजगर को अभी भी काफी आक्रामक महसूस करते हुए सोन किंगशू ने आह भरी और उसके पास एक अनोखी चाल चलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। हालांकि उसे विश्वास नहीं था कि वह इतना दयालु होगा, फिर भी शुई शेंग ने उत्सुकता से अपना सिर घुमाकर पूछा, किस तरीके से? अगली बार जब कोई बदमाश तुम्हारा कपड़ा उतारने की कोशिश करे तो तुम्हें बस सही समय का इंतजार करना है और कुछ अपशिष्ट पदार्थ सचमुच मल निकाल देना है, और उम्मीद है कि समझदार व्यक्ति को तुम्हारे प्रति कोई बुरी नज़र नहीं होगी। ये शब्द सुनते ही सोन किंगशू ने राहत की सांस ली और नन्हा अजगर आखिरकार शांत हो गया। शुई शेंग को पेट में मतली महसूस हुई। उसने उल्टी करने के लिए मुंह खोला और सोन किंगशू को घृणा से घूरते हुए कहा, घिनौना, नीच, बेशर्म। मैं बस एक ज़रूरी सलाह देना चाहता था। श्रीमती शुई अपनी छवि को अपनी मासूमियत से ज़्यादा अहमियत देती हैं या नहीं, ये पूरी तरह उनकी अपनी मर्जी है। सोन किंगशू हंसा, लकड़ी की तलवार उठाए, खिड़की के पास आया और उसे खोलकर बाहर देखने लगा। उसने अंधेरी रात में एक आकर्षक आकृति देखी और सोन किंगशू ने उसकी सुंदर और सुडौल काया को देखकर तुरंत समझ लिया कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से एक युवती होगी। एक युवती जो मार्शल आर्ट में इतनी माहिर है, वह कौन हो सकती है? सोन किंगशू ने एक नज़र डाली और मन ही मन सोचने लगा। उसने गौर किया कि महिला की चाल ढाल बेहद निपुण थी और हवा में उड़ते या जमीन पर उतरते समय वह जरा सी भी आवाज़ नहीं करती थी। अगर सोन किंगशू की आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल न होती तो वह उसकी सूक्ष्म चाल ढाल को भी न पहचान पाता। अचानक काले बादल छंट गए और चांदनी की एक किरण महिला के आधे चेहरे पर पड़ी। सोन किंगशू को ऐसा लगा मानो उसकी आंखें चमक रही हों, रंग गोरा हो और चेहरा निर्मल और मासूम हो। स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर। सोन किंग ने अवाक होकर उसकी ओर देखा और मन ही मन बुदबुदाया, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई देवी इस धरती पर अवतरित हुई हो? लेकिन सोन किंगशू ने जल्द ही इस धारणा को गलत साबित कर दिया और पाया कि देवी जैसी दिखने वाली वह आकृति चुपचाप वे शियाओबाओ के विश्राम स्थल की ओर बढ़ रही थी और रास्ते में उसके हमले बेहद क्रूर थे। इससे पहले कि पहरेदार कुछ समझ पाते, उसने तलवार के एक ही वार से उन्हें मार गिराया। वह तो बड़ी निर्दयी है। सोन किंगशू ने मन ही मन अपनी जीभ चटकाए। ये देखकर कि वह वेई शियाओबाओ के कमरे में घुसने ही वाली थी, सोन किंगशू ने तुरंत अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय किया और लकड़ी की तलवार के मूठ पर जोर से प्रहार किया। महिला अंदर घुसने ही वाली थी कि तभी उसे हवा में कुछ टूटने की तेज आवाज सुनाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ी और 3 फीट दूर हट गई। उसने घर से बाहर आए सोन किंगशू को देखा और फिर खंभे में 3 इंच गहरी धसी हुई लकड़ी की तलवार को देखा। महिला का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। चांद से उतरी ये महिला, किसी देवी की तरह अतुलनीय सुंदरता वाली, लेकिन तुम इस तरह छुप छुप कर क्यों घूम रहे हो? सोन किंगशू की बात सुनते ही अचानक उसे पता चला कि एक जहरीली सुई उसकी ओर चलाई गई है। वह झट से उछल पड़ा और हवा में ऊपर उठ गया और बाल बाल एक भयानक हादसे से बच गया। सोन किंगशू को राहत की सांस लेने का भी समय नहीं मिला था कि उस महिला ने लोहे की सुई जितनी पतली तलवार से फिर से हमला कर दिया। तलवार सोन किंगशू के निचले शरीर की ओर तेजी से बढ़ी और कई घातक छेद करने का प्रयास किया। पंच पवित्र पर्वत तलवार कला को अपनी मार्शल आर्ट में एकीकृत करने के बाद वह तलवार ऋषि फैंग की ज्ञान के खिलाफ लड़ने में सक्षम हो गया। इस प्रकार सोन किंगशू की तलवारबाजी को एक उस्ताद के स्तर तक पहुंचा हुआ कहा जा सकता है। उसे तुरंत पता चल गया कि उसकी तलवारबाजी अत्यंत शक्तिशाली थी, जिसे वह हल्के में नहीं ले सकता था। उसकी असली ऊर्जा उसके दांत्यान से निकली और 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों में से दिव्य ड्रैगन अपनी पूंछ हिलाता है मुद्रा का उपयोग करते हुए उसका पूरा शरीर हवा में घूम गया। सोन किंगशू उस खूबसूरत स्त्री को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था जो मानो किसी चित्र से निकली हो, इसलिए उसने अपने पैर की उंगलियों से स्त्री की बाहों पर प्रहार किया। यह एक निर्मम हमला प्रतीत हुआ, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी काफी शक्ति को रोक रखा था। वह महिला भी हैरान रह गई। ठीक उसी क्षण जब उसका बायां हाथ सोन किंगशू के पैर की उंगलियों के संपर्क में आया, उसने बड़ी मुश्किल से एक अविश्वसनीय कोण से खुद को बचाया। सोन किंगशू बेहद हैरान था। तलवारबाजी के अपने ज्ञान के बल पर उसके लातों का समय और ताकत बिल्कुल सटीक थी। उसने सोचा था कि उसकी प्रतिद्वंदी को बस अपने हाथ में पकड़ी तलवार छोड़नी होगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंदी में बचने की क्षमता होगी। हालांकि महिला सोन किंगशू के आक्रमण का मुकाबला करने में सक्षम थी, लेकिन जवाबी हमले के कारण उसे भी आंगन में पीछे हटना पड़ा। उसी क्षण पहरेदार सतर्क हो गए और उन्होंने महिला को घेरने के लिए अपनी तलवारें निकाल लीं। वह महिला चारों ओर से तलवारों से घिरी हुई थी, लेकिन वह जरा भी विचलित नहीं हुई। फुर्तीले कदमों से उसने पहरेदारों के सभी तलवारों के वार हवा में ही चकनाचूर कर दिए, लेकिन उसकी तलवार की हर एक वार एक पहरेदार की जान ले लेती थी। इस समय तक वेई शियाओबाओ पहले ही सतर्क हो चुका था। झांग कांगनियान और झाओ किक्सियन ने उसकी रक्षा के लिए अपनी तलवारें निकाल लीं।
वेई शियाओबाओ डर के मारे देखता रहा। अरे बाप रे, ये तो औरत है। ये लड़की तो पक्का शियाओबाओ की जान लेने आई है। झांग कांगनियान तो सिर्फ चापलूसी करने में माहिर है। अगर वो सच में उससे लड़े तो उसका कोई चांस ही नहीं है। पीछे मुड़कर देखने पर वेई शियाओबाओ को थोड़ी राहत महसूस हुई जब उसने देखा कि सोन किंगशू उसके पास आई है। इस भयानक सदमे के बाद उस महिला की मनमोहक सुंदरता ने वेई शियाओबाओ के दिल में कोई हलचल नहीं छोड़ी। अगर वह उसकी कीमती जान बचा पाता है तो यह उसके लिए एक वरदान होगा। जैसे जैसे समय बीतता गया और अधिक से अधिक पहरेदार आते गए और महिला समझ गई कि अब वह कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसने मौका देखकर वहां से चले जाने का फैसला किया। सोन किंगशू ने उसकी हरकतों से उसके इरादे भांप लिए थे, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह उसकी मदद करने ही वाला था तभी उसकी नज़र दो तीरंदाजों पर पड़ी जो उसकी ओर आ रहे थे। सोन किंगशू चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिनलिंग प्रांत के पास इतना धन होगा। ये तो सबको पता ही होगा कि सेनापतियों और सैनिकों के लिए मार्शल आर्ट के उस्तादों से निपटने का सबसे तीखा और कारगर हथियार धनुष और धनुष होते थे। इन हथियारों से वे अपने विरोधियों को तीर से मारकर कांटेदार जानवर बना सकते थे। सोन किंगशू इस परी जैसी दिखने वाली लड़की को शियांग शियाओयू की तरह मरते हुए नहीं देख सका। उसने झट से अपना हाथ उठाया और खंभे में गड़ी लकड़ी की तलवार को खींचकर अपने हाथ में ले लिया। हत्यारा भाग रहा है, वह चिल्लाया और आगे बढ़ा। महिला ने यह भी देखा कि तीरंदाज उसकी ओर आ रहा है और वह चिंतित हो गई। जब उसने अभी अभी अप्रत्याशित मार्शल आर्ट वाले युवक को तेजी से आते देखा तो उसका दिल बैठ गया और वह जान गई कि आज उसका अंत अच्छा नहीं होगा। शुरुआत में इस दौरान उसने कई रोमांचक कारनामों का सामना किया और मार्शल आर्ट में काफ़ी प्रगति की। इस बार उसे पता चला कि वेई शियाओबाओ का कोई शीर्ष गुरु नहीं है। जब भी कोई घटना घटती वह भाग जाता और दूसरों के पीछे छिप जाता। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मुलाकात सोन किंगशू से होगी और वह यहाँ फंस जाएगी। सोन किंगशू के हाथ में लकड़ी की तलवार थी, लेकिन उसकी तलवारबाजी इतनी उत्कृष्ट थी कि आसपास के अधिकारी और सैनिक उसे प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। झांग कांगनियान और झाओ किक्सियन भी देख रहे थे और उन्होंने वेई शियाओबाओ को समझाया। मास्टर वेई, मास्टर सोन की तलवारबाजी वाकई पेचीदा और रहस्यमय है। कोई भी साधारण तलवारबाज उनका मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ हाँ, उस महिला के हाथ में जो तलवार है वह असाधारण है, लेकिन वह मास्टर सोन के हाथ में मौजूद लकड़ी की तलवार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह मास्टर सोन की आंतरिक शक्ति की अद्भुतता को दर्शाता है। स्पष्टतः ये मास्टर सोन की उत्कृष्ट तलवारबाजी के कारण है कि लकड़ी की तलवार महिला की तेज तलवार को जरा भी छू नहीं पाती और वह हर बार खामियों को ढूंढकर महिला के शरीर के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर वार करता है। वेई शियाओबाओ ने चुपके से अपना पसीना पोंछा। मेरी बदकिस्मती को धिक्कार है, दूत के रूप में ये यात्रा वाकई मेरे लिए अशुभ साबित हो रही है। इसके बाद मुझे मंदिर जाकर थोड़ा और दान देना होगा और सौभाग्य के लिए प्रार्थना करनी होगी। सौभाग्य से इस शियाओबाओ का जीवन बलवान है और मेरी मुलाकात भाई सोंग से हो गई। झांग कांगनियान और झाओ किक्सियन के बीच की बातचीत आंगन में मौजूद सैनिकों के कानों तक पहुंची और उन्होंने चुपके से सिर हिलाकर सोन किंगशू की प्रशंसा की, जिसने दुश्मन का सामना करने के लिए केवल एक लकड़ी की तलवार का इस्तेमाल किया था। हालांकि टकराव में शामिल महिला की भावनाएं कुछ अलग थीं। पहले तो उसके मन में भी वही विचार आए जो वहां मौजूद अन्य लोगों के मन में थे, लेकिन बाद में उसने गौर किया कि जब विरोधी उस पर वार करने ही वाला था तो उसकी तलवार की गति अचानक बदल गई। वार की गति बहुत तेज होने, सोन किंगशू की कुशल तलवारबाजी और वहां मौजूद बाकी लोगों के मार्शल आर्ट के निम्न स्तर के कारण किसी ने भी इस खामी पर ध्यान नहीं दिया। महिला को अपने प्रतिद्वंदी की दया दिखाने का कारण समझ नहीं आया। फिर उसे याद आया कि जब तीरंदाज अंदर घुसा था तो वह तुरंत उससे लड़ने के लिए बाहर कूद गया था, इसलिए उसने ऐसा उसकी रक्षा के लिए किया था। निश्चित रूप से सोन किंगशू ने इस लड़ाई का फायदा उठाया और एक गुप्त संदेश भेजा। सुश्री, थोड़ी देर रुकिए और अपनी चाल चलन की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से भागने की पूरी कोशिश कीजिए। मैं आपकी मदद करूंगा। बोलने के बाद सोन किंगशू ने उसमें कोई खामी ढूंढने की कोशिश की, अपनी लकड़ी की तलवार से उसकी तेज तलवार को रोका, अपने बाएं हाथ से कुछ जटिल इशारे किए और एक हथेली का वार बिजली की तरह उसके कंधे पर लगा। उस स्त्री को लगा जैसे ये प्रहार बिजली की गति से हुआ हो और उसे एक अजीब सी ऊर्जा का झटका लगा। उसे लगा जैसे किसी जोरदार बल ने उसके शरीर को आंगन की दीवार से टकरा दिया हो। अगर वह दूसरे पक्ष के इरादों को न समझती तो मूर्ख ही होती। इसलिए उसे एक विचार आया और उसने जानबूझकर मुंह से खून थूक दिया। उसका खून हवा में फैल गया और वह मुड़कर गुस्से से बोली, आज तुमने जो किया है उसका पूरा फल तुम्हें भविष्य में मिलेगा। इतना कहकर वह अपनी फुर्ती से रात के अंधेरे में गायब हो गई। जल्दी करो, वेई शियाओबाओ ने घबराकर चिल्लाते हुए मन ही मन सोचा, भाई सोंग दिन रात मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अगर ऐसी मार्शल आर्टिस्ट महिला हमेशा मेरी जान के पीछे पड़ी रहे तो बहुत बुरा होगा। मुझे क्या करना चाहिए? दुनिया इतनी बड़ी थी कि आज का अलविदा शायद हमेशा के लिए अलविदा था।
सोंग किंगशू भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर उस खूबसूरत महिला से मिलना और बातें करना चाहता था। वेई शियाओबाओ की आवाज़ सुनकर उसने आगे बढ़कर कहा, भाई वेई, मैं उसका पीछा करता हूँ। इतना कहकर वह उस महिला के पीछे उसी दिशा में चल पड़ा जिधर वह गायब हो गई थी। वह महिला काफ़ी दूर से आई थी। पैर के अंगूठे के हल्के स्पर्श से वह कुछ कदम आगे बढ़ी। ये बिल्कुल बर्फ की छोटी छोटी लहरों जैसी थी। उसकी मुद्रा भी बेहद सुंदर थी, मानो धूल रहित बर्फ का एक कण हो। अचानक महिला रुक गई और सतर्कता से अपने पीछे खड़े आदमी की ओर देखा। वह मन ही मन बहुत हैरान थी। मेरे 100 दिव्य कदमों की बराबरी दुनिया में बहुत कम लोग कर सकते हैं, और फिर भी मैं इस आदमी से पीछे रह गई। इस लड़की की चाल ढाल वाकई अद्भुत है। मैंने इस दुनिया में कई लोगों से मुलाकात की है, लेकिन इस लड़की की चाल ढाल उन सब में सबसे तेज है। इस समय सोंग किंगशू ने लकड़ी की तलवार को अपनी पीठ के पीछे रख लिया था, ये दिखाने के लिए कि उसके मन में कोई शत्रुता नहीं है। अभी आपने जो मदद की उसके लिए धन्यवाद। महिला के चेहरे के भाव थोड़े नर्म हुए और उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं जान सकता हूँ कि यह महोदया सच सुनना चाहती हैं या झूठ? सोंग किंगशू ने उनके जवाब का इंतजार किए बिना ही कहा, झूठ यह है कि वे शियाओबाओ आपको पकड़ना चाहती है, उस हत्यारे को जिसने उसकी नींद उड़ा दी है, इसलिए मैंने उसका पीछा करने की जिम्मेदारी ली है। सच का क्या? महिला ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और सोंग किंगशू को तीखी निगाहों से घूरने लगी। स्वाभाविक रूप से सच्चाई तो यह है कि मैं इस महिला का नाम तक नहीं जानता, और मैं अजनबी बनकर नहीं रहना चाहता। सोंग किंगशू के शब्दों ने महिला का दिल धड़का दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी सीधे तौर पर उसके प्रति अपनी पसंद जाहिर करेगा। वह महिला कुछ पल चुप रही और उसने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने पूछा, आपकी मार्शल आर्ट की दक्षता इतनी अधिक है कि वुलिन में आपके प्रतिद्वंद्वी बहुत कम हैं, और तलवारबाजी के मामले में आपको इस पीढ़ी का उस्ताद माना जा सकता है। आप मांचू डॉग ऑफिशियल की शरण क्यों ले रहे हैं? अन्य ताकतों की शरण क्यों नहीं लेते? यद्यपि मुझे व्यक्तिगत रूप से किंग साम्राज्य पसंद नहीं है, लेकिन फिलहाल मेरी योजनाओं में उनकी कुछ भूमिका है और मुझे वेई शियाओबाओ पसंद है, वह चालाक बदमाश। सोंग किंगशू अपनी योजना को लेकर हमेशा स्पष्ट रहे हैं, और वे वेई शियाओबाओ के प्रभाव का इस्तेमाल करने को तैयार थे। जाहिर तौर पर वे 42 अध्यायों के सूत्र में वर्णित खजाने के बारे में सोच रहे थे। वह महिला उसे काफी देर तक घूरती रही, मानो उसके शब्दों में सच्चाई खोज रही हो। सोंग किंगशू ने जानबूझकर चुप्पी तोड़ी और पूछा, युवक वेई शियाओबाओ की हत्या क्यों करना चाहती थी? जहां तक मुझे पता है, हालांकि वह थोड़ा चालाक और निर्लज है, उसने कभी कोई बड़ा अपराध नहीं किया है, इसलिए इस युवती जैसी किसी विशेषज्ञ को व्यक्तिगत रूप से आकर उसकी हत्या करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये कहते ही सोंग किंगशू का दिल अचानक जकड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि इस महिला को भी वेई शियाओबाओ के कुटिल तरीकों से नुकसान पहुंचाया गया हो? लेकिन उसने अवचेतन रूप से अपना सिर हिला दिया। इस क्रूर संभावना के बारे में और सोचना नहीं चाहता था। मुझे व्यक्तिगत रूप से उससे कोई शिकायत नहीं है, महिला ने धीरे धीरे बोलते हुए कहा। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। बात बस इतनी है कि मांचू और मेरे बीच कभी न खत्म होने वाली दुश्मनी है। वह कांक्षी का दाहिना हाथ है, जो रिश्वत लेता है और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता है। भले ही यह व्यक्तिगत दुश्मनी न हो, फिर भी उसे मारना एक न्यायसंगत कदम होगा। महिला ने मन ही मन चुपके से कहा, जाने से पहले शायद यही आखिरी मौका है जब मैं उसकी मदद कर पाऊंगी। अब से हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और बहुत संभावना है कि हम फिर कभी एक दूसरे को नहीं देखेंगे। एक युवा, सुंदर और शक्तिशाली महिला जिसकी मांचू किंग राजवंश से दुश्मनी है। सोंग किंगशू ने मूल पुस्तक के अक्षरों को अपने मन में खंगाला। अचानक उनके मन में एक विचार आया और वे थोड़ा झुककर कुछ फुसफुसाए। महिला ने भौहें चढ़ाकर सोंग किंगशू को सतर्कता से देखा और पूछा, महामहिम कौन है और आप मुझे कैसे जानते हैं? सोंग किंगशू ने शांतिपूर्वक अपने सामने खड़ी खूबसूरत महिला पर दया भाव से एक नज़र डाली। मूल पुस्तक में अजियू एक अत्यंत दयनीय पात्र थी। उसका जन्म अंतिम सम्राट के परिवार में हुआ था। उसका देश छिन गया और उसका परिवार बिखर गया। उसके पिता ने ही उसकी बाँह काट दी थी और वह युआन चेंगजी से प्रेम करने लगी थी। दुर्भाग्यवश युआन चेंगजी ने पहले ही शिया किंग के साथ गठबंधन कर लिया था। चाओयांग शिखर पर विजय के बाद उसने युआन चेंगजी के साथ तिब्बती सीमा पर रहने का समझौता किया और 10 वर्षों तक उसकी प्रतीक्षा की। अंत तो सबको पता है। 10 साल बाद, चाहे शिया किंग की वजह से हो या न हो, युआन चेंगजी ने कभी उसकी तलाश नहीं की। अंत में वह बौद्ध भिक्षुनी बन गई। अजियू को लगा कि जब सोंग किंगशू ने उसकी ओर देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सी भावना भरी हुई थी और उसे एक पल के लिए बेहद असहज महसूस हुआ, इसलिए उसने हल्की सी खांसी की। सोंग किंगशू होश में आया और अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, लेडी अजियू को शक नहीं होना चाहिए। मैं तो वुलिन की घटनाओं से हमेशा वाकिफ रहा हूं, इसलिए मैं समझ गया कि आप कौन हैं। मैंने अभी तक आपका उपनाम नहीं पूछा है। क्या मैं आपका नाम जान सकती हूं?
अजीयू को लगा कि उसकी पृष्ठभूमि और परिस्थितियां दूसरे व्यक्ति को स्पष्ट रूप से ज्ञात हैं, लेकिन वह उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए उसने पूछे बिना नहीं रह सकी। मेरा उपनाम सोंग है और मेरा नाम किंगशू है। सोंग किंगशू ने हल्का सा प्रणाम किया और अपने मन में उठ रहे संदेह को दूर करते हुए कहा, लेडी अजीयू और मांचू किंग राजवंश के बीच देश और परिवार को लेकर गहरी दुश्मनी है। लेकिन अब वह सोंग राजवंश के क्षेत्र में किंग दरबार के दूत की हत्या करके सोंग और किंग राजवंशों के बीच युद्ध का खतरा मोल ले रही हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या उनके कोई और इरादे हैं। अजीयू ने उसकी बातों में अपनी असंतुष्टि को भांप लिया। उसने अनुमान लगाया कि वह सोंग राज्य का नागरिक है और उसने स्पष्टीकरण देते हुए कहा, मास्टर सोंग को गलतफहमी हुई। अजीयू ने इस मामले में जल्दबाजी की और पहले विचार नहीं किया, लेकिन मेरा युद्ध शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। कुछ दिन पहले ही मुझे अनजाने में पता चला कि वे शियाओबाओ का एक दूसरा मिशन भी था। उसका मुख्य उद्देश्य वास्तव में गोल्डन सरपेंट कैंप से निपटना था। मैं चिंतित थी। मुझे डर था कि मांचू किंग राजवंश के खिलाफ आखिरी झंडा भी गिर जाएगा, इसलिए मैंने वे शियाओबाओ की हत्या करने और अपने लोगों के हित में योगदान देने की योजना बनाई। लेडी अजीयू शायद ये सब गोल्डन सरपेंट कैंप के वर्तमान नेता युआन चेंगजी के लिए कर रही हैं। सोंग किंगशू ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। हालांकि उन्होंने जिया किंग को कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्हें यकीन था कि उनकी प्रतिभा और सुंदरता अजीयू से कहीं बेहतर होगी। युआन चेंगजी को अजीयू को छोड़ने में कितना दृढ़ संकल्प लेना पड़ा होगा। हालांकि यह अजीयू के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन अन्य लोगों के लिए यह बेहद सौभाग्य की बात थी। जब अजीयू को उस युवती के इरादे समझ आ गए तो उसे थोड़ी शर्मिंदगी और झिझक महसूस हुई। आखिरकार युआन चेंगजी, शिया किंग और उसके बीच प्रेम त्रिकोण में वह एक हारी हुई कड़ी थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, अब बाकी सब युआन भाई पर निर्भर है, इसलिए मैं उन्हें शुभकामनाएं ही दे सकती हूँ। अजीयू ने उदास मुस्कान के साथ कहा, फिर सिर उठाकर सोंग किंगशू से बोली, आज आप पर दया करने के लिए धन्यवाद, मास्टर सोंग। अजीयू को कुछ ज़रूरी काम है और उसे जल्द से जल्द पश्चिमी क्षेत्र जाना है। मुझे अब विदा लेनी होगी। अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम भविष्य में फिर मिलेंगे। अगर किस्मत में लिखा है तो हम फिर मिलेंगे। सोंग किंगशू के पास उसे रोकने का कोई कारण नहीं था, इसलिए वह अनिच्छा से उसकी लहराती हुई आकृति को धीरे धीरे रात के आकाश में गायब होते हुए देखता रहा। वह युहुआ पवेलियन लौट आया और वे शियाओबाओ ने देखा कि सोंग किंगशू अकेले वापस आया है। वह जानता था कि उसने हत्यारे को नहीं पकड़ा है, लेकिन उसने कोई असंतोष नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने उसकी सेहत की चिंता की और स्नेहपूर्वक उससे पूछा, क्या भाई सोंग घायल हैं? सोंग किंगशू ने लापरवाही से जवाब दिया, मुझे माफ़ करना भाई वेई, मैं हत्यारे को पकड़ने में असफल रहा। वेई शियाओबाओ का चेहरा अजीब हो गया और उसने मन ही मन सोचा, तुम्हारी मार्शल आर्ट उस औरत से कहीं ज़्यादा उन्नत है। शायद तुम वासना में डूबे हुए थे और तुमने चुपके से उसे भागने दिया। वेई शियाओबाओ के हावभाव देखकर सोंग किंगशू समझ गया कि वेई शियाओबाओ को उसके शब्दों पर शक हो रहा है और साधारण झूठ से वह धोखा नहीं खा सकता, इसलिए उसे आधा सच बताना पड़ा। मैंने हत्यारे को पकड़ लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से एक नकाबपोश मार्शल आर्टिस्ट अचानक उसकी मदद के लिए आ गया और हत्यारा भाग गया। उस आदमी में असाधारण आंतरिक शक्ति थी और तलवारबाजी में वह अद्भुत और चतुर था। वैसे उसकी मार्शल आर्ट और हथियारों को देखकर लगता है कि वह प्रसिद्ध गोल्डन सरपेंट किंग युआन चेंगजी ही होगा। युआन चेंगजी। वेई शियाओबाओ ने गहरी सांस ली। उसे मन ही मन इस स्पष्टीकरण पर कुछ हद तक यकीन हो गया। उसने सोचा, मुझे सम्राट के गुप्त आदेश से गोल्डन सरपेंट कैंप से निपटने का एक गुप्त मिशन सौंपा गया था। क्या वह जानकारी लीक हो गई तो युआन चेंगजी की मार्शल आर्ट की तुलना भाई सोंग से कैसे की जा सकती है? यही वेई शियाओबाओ की सबसे बड़ी चिंता थी। कांक्षी सम्राट और उनके द्वारा वुलिन से इतने कुशल मार्शल आर्टिस्टों को भर्ती करने का कारण युआन चेंगजी जैसे शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट से निपटना था। भाई वेई युआन चेंगजी से क्यों निपटेंगे? सोंग किंगशू ने जवाब देने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उत्सुकता से उसकी ओर देखा। वेई शियाओबाओ किसी भी हालत में युआन चेंगजी से निपटने के लिए उस पर भरोसा करना चाहता था और सोंग किंगशू को देर सवेर इसके बारे में पता चलना ही था, इसलिए वह सोंग किंगशू को घर ले गया और उसके कान में कांक्षी सम्राट का गुप्त आदेश फुसफुसाया। अरे भाई सोंग, हम दोनों भाई बन चुके हैं। हम साथ मिलकर सुख सुविधाओं का आनंद लेंगे और कठिनाइयों का सामना करेंगे, इसलिए मैं तुमसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। वेई शियाओबाओ ने जानबूझकर कई बार आह भरी, उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। जब मैंने सम्राट को ओबाई से छुटकारा दिलाने में मदद की तो मुझे लगा कि सम्राट आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि सम्राट पूरे दिन क्यों परेशान रहते थे। एक दिन मैंने एक और बूढ़े व्यक्ति के साथ हिम्मत करके उनसे पूछा कि क्या हुआ है, और तब मुझे सम्राट की 4 गुप्त परेशानियों के बारे में पता चला। वेई शियाओबाओ बोलने के बाद रुकी और जानबूझकर पूछा, बड़े भाई सोंग, क्या आप सम्राट की 4 विपत्तियों का अनुमान लगा सकते हैं? मांचू किंग राजवंश मंगोलिया के साथ गतिरोध में है और मंगोलिया उनमें से एक होना चाहिए। सोंग किंगशू के मन में बस यही एक विचार आया।
बड़े भाई सोंग वाकई बहुत बुद्धिमान हैं, वे शियाओबाओ ने अंगूठा ऊपर करके कहा, और फिर बोला, हालांकि मंगोलिया अंततः एक बाहरी समस्या है और बाकी तीनों आंतरिक समस्याएं हैं। उनमें से एक पिंगशी के राजा वू सांगुई हैं, जो शानहाई दर्रे में तैनात हैं। वे काफ़ी मनमौजी हैं। सम्राट उनसे चिंतित हैं। उन्हें डर है कि वे मिंग राजवंश के साथ विश्वासघात करेंगे और शानहाई दर्रे को मंगोलिया के हवाले कर देंगे। अब उनके पास लाखों कुलीन सैनिक हैं, जिनमें आज दुनिया की सबसे श्रेष्ठ घुड़सवार सेना गुवानिंग लॉ घुड़सवार सेना के 10,000 सैनिक शामिल हैं। इसलिए सम्राट के लिए कुछ समय तक उनके खिलाफ कोई कदम उठाना आसान नहीं है। दूसरी समस्या होंगली राजकुमार शेंग जिंगबाओ की है। पहले सम्राट ने सिंहासन सौंपा था और वह और वर्तमान सम्राट दोनों ही राज्याभिषेक के लिए सबसे योग्य राजकुमार थे। अंततः महारानी माँ की मदद से कांक्षी सम्राट बने, लेकिन राजकुमार बाओ सिंहासन पर कब्जा करने की लालसा रखते हैं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अब उनके पास लाखों की संख्या में 8 ध्वज वाले सैनिक हैं और उनका बेटा फू कांगॉन भी एक कुशल योद्धा है। पिता पुत्र ने कई वर्षों तक लियाओदोंग के मोर्चे पर मंगोल सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और सेना में उनका रुतबा बहुत ऊंचा है। सम्राट को इस बात का डर है कि कहीं वे कार्रवाई करने का फैसला न कर लें। यह एक बहुत बड़ी समस्या होगी। ये दुनिया वाकई बहुत अराजक है। राजकुमार शेंग तो कांक्षी के भाई बन गए थे और वे अभी भी सिंहासन के लिए लड़ रहे थे। सोंग किंगशु बिजली गिरने की तरह स्तब्ध रह गया, लेकिन यहाँ रहते हुए उसने कौन सी असामान्य बातें नहीं देखी थीं। उसने जल्दी से ये सब स्वीकार किया, बातचीत में शामिल हुआ और बोला। तीसरी समस्या निश्चित रूप से शानडोंग में स्थित गोल्डन सरपेंट कैंप है। युआन चेंगजी के नेतृत्व में शानडोंग की विद्रोही सेना बहुत शक्तिशाली है। सम्राट को फिलहाल वू सांगुई और होंगली से कोई चिंता नहीं है, इसलिए उन्होंने पहले उनसे निपटने का फैसला किया है। बुरा नहीं, वे शियाओबाओ ने सिर हिलाया। सम्राट कई वर्षों से शानडोंग में विद्रोहियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्य से जब अधिकारी और सैनिक वहां पहुंचे तो वे सभी विशाल पहाड़ों में पीछे हट गए, और जब अधिकारी और सैनिक पीछे हटे तो वे पहाड़ी चूहों की तरह बाहर निकल आए। वे शियाओबाओ ने गले को तर करने के लिए चाय का एक प्याला उठाया और आगे कहा, ये कमीना तो बहुत बड़ा सिरदर्द है। युआन चेंगजी ने तो शाही दरबार द्वारा विद्रोही सेना के विरुद्ध की गई कार्रवाई के दौरान भी कई बार उन्हें भारी नुकसान पहुंचाने का मौका लपक लिया, जिससे दरबार बहुत क्रोधित हो गया। उसके बाद तो वे और भी अहंकारी हो गए। फिर सम्राट ने विद्रोही सेना को घेरने और दबाने का विचार त्याग दिया और युआन चेंगजी से निपटने के लिए वुलिन विधि अपनाने पर विचार किया। ये खेदजनक है कि युआन चेंगजी भी माउंट हुआ संप्रदाय के शिष्य हैं। वे गोल्डन सरपेंट कैंप के नेता हैं और एक प्रसिद्ध परिवार से आते हैं। इसके अलावा उनकी मार्शल आर्ट की प्रतिभा इतनी उत्कृष्ट है कि दुनिया में दुर्लभ है। यही कारण है कि भाई वेई और सम्राट वुलिन में उस्तादों की भर्ती के लिए इतने उत्सुक हैं। सोंग किंगशु ने आगे कहा, हे, मैं बड़े भाई सोंग से कुछ भी नहीं छिपा सकती। वेई शियाओबाओ मुस्कुराए, क्या मैं जान सकती हूँ कि अभी बड़े भाई सोंग और युआन चेंगजी के बीच क्या हुआ? सोंग किंगशु ने वास्तव में युआन चेंगजी के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। वह मूल पुस्तक और अजियू से युआन चेंगजी की मार्शल आर्ट का केवल मोटा मोटा आकलन कर सका और उदासीनता से बोला, ये बराबरी का मुकाबला था। वह जानता था कि अगर उसने युआन चेंगजी की मार्शल आर्ट को श्रेष्ठ बताया तो वेई शियाओबाओ उसे नीचा समझेगा। वहीं दूसरी ओर अगर उसने अपनी मार्शल आर्ट को श्रेष्ठ बताया तो वह अजियू के बचाव का कारण नहीं बता पाएगा। अंततः उसने एक संतुलित उत्तर ही दिया। वेई शियाओबाओ बेहद प्रसन्न हुआ और बोला, हाँ, बुरा नहीं है। भाई सोंग के साथ, जो युआन चेंगजी के बराबर का उस्ताद है, आपके साथ भाईचारा रखना सार्थक है। सोंग किंगशु का मन द्रवित हो गया और उसने अवसर पाकर उसे समझाने की कोशिश की, भाई वेई, हालांकि मेरी मार्शल आर्ट युआन चेंगजी के बराबर है, लेकिन अब यह खबर लीक हो गई है कि आपको उससे निपटना है। इसके अलावा आपको राजधानी लौटते समय शानडोंग की सीमा से होकर गुजरना होगा और वहां ब्लड सेबर सेक्ट भी है। भाई, मुझे डर है कि मेरे 2 मुक्कों से 4 हाथों का मुकाबला करना मुश्किल होगा और मैं अपने भाई की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। वेई शियाओबाओ चौंक गया, फिर उसने भयभीत होकर कहा, ये तो बुरा हुआ। इस बार तो निश्चित रूप से दुश्मन हमला करेंगे, इसलिए एकमात्र उपाय सेना को सुरक्षा के लिए बुलाना है। लेकिन इस तरह से सम्राट अवश्य ही नाराज होंगे। जब सोंग किंगशु ने देखा कि लगभग समय हो गया है तो उसने हिचकिचाहट का नाटक करते हुए कहा, मेरे पास एक योजना है। क्या मेरा भाई इसे सुनेगा? बड़े भाई सोंग, बस कह दीजिए, मैं सुन लूंगी। वेई शियाओबाओ की आंखें चमक उठीं और उसने उम्मीद भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। भाई वेई, झांग और झाओ को दूत को बड़े धूमधाम से उत्तर की ओर ले जाने के लिए कह सकते हैं और दुश्मन का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, और हम दोनों दक्षिण की ओर जाएंगे। सोंग किंगशु के बोलने से पहले ही वेई शियाओबाओ ने उसे बीच में रोकते हुए पूछा, दक्षिण क्यों जा रहे हो? वेई शियाओबाओ को आश्चर्य हुआ, क्या ये छोटा सा सुंदर लड़का कोई गुप्त योजना बना रहा है?
सोंग किंगशू को कोई जल्दी नहीं थी और उन्होंने धीरे धीरे हल्की मुस्कान के साथ समझाया, इस समय गुसु में एक अद्वितीय गुरु हैं। यदि आप उन्हें किंग राजवंश में शरण लेने के लिए मना लें तो हमारे साथ एक और मार्शल आर्ट गुरु भी होंगे। तब आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। शानडोंग के गोल्डन सरपेंट कैंप की तो बात ही छोड़िए, भाई सोंग की तुलना में उसकी मार्शल आर्ट की कुशलता कैसी है? वेई शियाओबाओ ने आधे विश्वास के साथ पूछा। मुझसे कमतर नहीं, सोंग किंगशू ने शांत भाव से कहा। वेई शियाओबाओ का दिल खुशी से भर उठा। अगर उसे ऐसे दो गुरु मिल जाएं जो मार्शल आर्ट में इतने उच्च कोटि के माहिर हों तो सम्राट उन्हें जरूर चाहेंगे। फिर शायद वो मुझे उच्च कुलीन उपाधि से नवाजें और मनोरंजन के लिए। सभी सुंदरियों के बारे में सोचते हुए वेई शियाओबाओ जोर से हंस पड़ा। ठीक है, मैं भाई सोंग के साथ गुसु जाऊंगी। झांग कांगनियान, झाओ किक्सिन, वेई शियाओबाओ ने सिर उठाकर चिल्लाया। मैं यह विनम्र व्यक्ति यहाँ हूँ, भगवान वेई का क्या आदेश है? वेई शियाओबाओ की पुकार सुनकर दोनों ने दरवाजा खोला और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोले, तुम किसी को मेरी जगह खड़ा कर दो, खूब धूमधाम करो और हमेशा की तरह सफर पर निकल जाओ। भाई सोंग और मैं पहले सूजो चलते हैं। वेई शियाओबाओ ने मुट्ठी भर पैसे निकाले और दोनों में बांट दिए। भाइयों का हौसला बढ़ाओ, इस बार हालात बहुत खतरनाक हैं। हर बात का ध्यान रखना। हमारे लिए ये सचमुच एक आशीर्वाद है कि हमें लॉर्ड वेई जैसा दयालु गुरु मिला है। झाओ किक्सियन ने मुस्कुराते हुए कहा, है ना, ड्यूक के साथ तो जिंदगी कितनी आसान है। झांग कांगनियान ने अचानक अपने मुंह पर एक थप्पड़ मारा। मेरी याददाश्त देखो, अब तो लॉर्ड वेई का नाम याद आ रहा है। ठीक है, चापलूसी करना बंद करो, तुम लोग जाओ और तैयार हो जाओ। वेई शियाओबाओ ने हाथ हिलाकर उन दोनों को पहले तैयार होने का इशारा किया। उन दोनों को दरवाजा बंद करते देख सोंग किंगशू के चेहरे पर मानो कुछ याद आ गया हो और वह अचानक बोल पड़ा, वैसे भाई वेई, इस बार हमें हल्का सामान लेकर चलना चाहिए। अगर हम शुई परिवार की उस लड़की को साथ ले जाएंगे तो थोड़ी परेशानी हो जाएगी। सोंग किंगशू के बोलने से पहले ही वेई शियाओबाओ ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। बड़े भाई सोंग, क्या आप इतनी खूबसूरत और आकर्षक महिला को मारने के लिए तैयार हैं? ये देखकर कि उसने उसके कहने का अर्थ गलत समझा है, सोंग किंगशू ने माथे पर गहरी लकीर खींचते हुए कहा, मेरा मतलब है कि उसे जाने देना ही बेहतर है। वेई शियाओबाओ ने मन ही मन सोचा, काश कोई बड़ा आदमी मेरे साथ रास्ते में होता तो ये यात्रा कितनी उबाऊ होती। और उसने अवचेतन रूप से इस विचार को नकार दिया, क्या हम लोगों की नज़रों और कानों से छिपने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? गोल्डन सरपेंट कैंप के लोगों को यह पता नहीं चलना चाहिए कि मिशन में एक महिला भी है। दूसरी ओर, वह हमारी पहचान को और भी बेहतर तरीके से छिपाने में मददगार साबित होगी। इसके अलावा, अगर हम किसी निराशाजनक स्थिति में फंस जाते हैं तो हम उस लड़की को बंधक बना सकते हैं। क्या युआन चेंगजी दयालु और न्यायप्रिय नहीं है? अगर एक निर्दोष महिला की मृत्यु हो जाती है और वह कुछ नहीं करता है तो उसकी प्रतिष्ठा को बहुत नुकसान होगा। सोंग किंगशू ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह पहले वेई शियाओबाओ को सिर्फ चालाक और मुनाफाखोर समझता था, लेकिन उससे मिलने के बाद उसे उसकी असल चालाकी का एहसास हुआ। इस आदमी के विचार आम लोगों से कहीं ज्यादा तेज थे। ठीक है, हम भाई वेई की बात मानकर उसे अपने साथ ले चलेंगे। सोंग किंगशू को लगा कि उसकी बात तर्कसंगत है और अब जब वेई शियाओबाओ ने खुद ये बात कही है तो वह इससे सीधे तौर पर असहमत नहीं हो सकता। कमरे में वापस आकर जब सोंग किंगशू शुएशेंग के एक्यूपंक्चर बिंदुओं को खोलना चाहती थी तो उसके होठों के कोने पर एक धूर्त मुस्कान दिखाई दी और उसने अपने कोमल हाथों को फैलाया। पलक झपकते ही उसने सोंग किंगशू की छाती पर कुछ प्रमुख एक्यूपॉइंट्स को छुआ। तुमने अपने एक्यूपंक्चर बिंदुओं को कैसे खोला? सोंग किंगशू उस समय अन्य बातों में व्यस्त थी और उसे यह एहसास नहीं हुआ कि शुईशेंग केवल कमजोर होने का नाटक कर रही थी। शुईशेंग ने अपनी सुंदर नाक से कुड़ी, बिस्तर से कूदी, अपने कपड़े समेटे और गर्व से बोली, उनकी एक्यूपंक्चर कला कोई खास नहीं है, ऊपर से इस महिला की मार्शल आर्ट तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने तो बस जोर से एक्यूपंक्चर पॉइंट्स खोल दिए। हालात को ठीक न देखकर सोंग किंगशू मुस्कुराए और बोली, सुश्री शुई, चूंकि आप स्वतंत्र हैं, कृपया स्वयं ही चली जाए। अगर बाद में वे आपको देख लेते हैं तो आप निकल नहीं पाएंगी। ये महिला क्यों चली जाएगी? शुईशेंग मुस्कुराते हुए बैठ गई और सोंग किंगशू की तरह ही अपनी प्यास बुझाने के लिए एक कप चाय डाली। चाय मुंह में जाते ही उसे याद आया कि सोंग किंगशू ने भी इसी कप से चाय पी थी और वाह वाह कहते हुए उसने झट से चाय थूक दी। तुम क्यों नहीं जा रही हो? सोंग किंगशू को उसके इस व्यवहार के पीछे का कारण समझ नहीं आ रहा था और उसके मन में एक विचार आया, क्या ऐसा हो सकता है कि अपहरण के बाद इस लड़की को स्टॉकहोम सिंड्रोम हो गया हो? शुईशेंग ने बेशक ये बात छुपा रखी थी कि जैसे ही उसके एक्यूपंक्चर पॉइंट खुलेंगे वह भाग जाएगी, लेकिन 2 कदम चलते ही उसे हर जगह अधिकारी और सैनिक नजर आ गए। उसकी औसत दर्जे की मार्शल आर्ट से वह कैसे बच सकती थी? इसलिए उसे कमरे में वापस जाकर कोई उपाय सोचना पड़ा।
लेकिन इससे पहले कि वह कुछ सोच पाती, उसे थोड़ी दूर पर ही एक गार्ड की आवाज़ सुनाई दी जो सोन किंगशु को नमस्कार कर रहा था। तभी उसे एक विचार आया, वह बिस्तर पर लेट गई और ऐसा दिखावा करने लगी जैसे वह हिलडुल नहीं रही हो। जब शुई शेंग ने देखा कि सोन किंगशु उसे अजीब से भाव से घूर रहा है, तो उसे पहले की उसकी घिनौनी शक्ल याद आ गई, इसलिए उसने उसे मारना बंद कर दिया और अपने छोटे से पैर से लात मारते हुए गाली दी, अरे गंदे चोर, तुमने मुझे तंग किया। अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी कि अगर तुमने मुझे तंग किया तो क्या होता है। सुश्री शुई, आप मुझे एक एक करके अपशब्द कह रही हैं। अगर ये सब किसी ऐसे व्यक्ति को पता चल जाए जिसे कुछ पता नहीं है, तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, एक लड़की होने के नाते। सोन किंगशु ने मुस्कुराते हुए कहा, तू मरा हुआ कछुआ, सड़ा हुआ कछुआ, बड़ा कमीना, बदबूदार कुत्ता, तू ही इन सब का कारण है। शुई शेंग चौंक गई, उसे लगा कि उसकी बात में दम है, और वह और भी गुस्से में आ गई। उसने अपने हाथों और पैरों से सोन किंगशु को फिर से मारा। फूल जैसी सुंदरी के मुक्कों से मार खाना दर्दनाक से ज्यादा आनंददायक था, पर सोन किंगशु नहीं चाहता था कि उसके जूतों के निशान उसके शरीर पर पड़ें। अगर ऐसा हुआ तो कल लोगों के सामने इज्जत कैसे जुटा पाएगा। सोन किंगशु ने अपना सिर घुमाया और जानबूझकर खांसा, सुंदर, मुझे याद न दिलाने के लिए दोष मत देना। मुझ जैसे उस्ताद के लिए अपने एक्यूपंक्चर पॉइंट्स खोलना आसान है। अगर तुम मुझे मारती रहोगी तो शायद मेरे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स खुल ही जाएंगे। शुई शेंग सचमुच उसकी चाल में फंस गई थी। उसने झट से अपना हाथ रोक लिया और चौंक गई, अगर उसने सच में अपने एक्यूपंक्चर पॉइंट्स खोल दिए तो बहुत बुरा होगा। वह जितना ज़्यादा इसके बारे में सोचती उतनी ही बेचैन होती जाती। उसने उसकी टांग पर कुछ एक्यूपंक्चर पॉइंट्स दबाए और फिर उठकर सोचने लगी, मुझे कमरे में रस्सी ढूंढनी होगी ताकि उसे बांध सकूं। लेकिन चारों ओर देखने पर भी उसे बांधने लायक कुछ नहीं मिला, इसलिए वह बिस्तर पर वापस बैठ गई और मन ही मन रूठने लगी। अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई और वह मुड़कर अपनी कमरबंद खोलने लगी। सुंदर, क्या तुम मेरे साथ हिंसा करना चाहती हो? सोन किंगशु ने भयभीत चेहरा बनाते हुए कहा, यादा, मैं नहीं चाहती कि मेरा पहला अनुभव ऐसा हो। वाह। हालांकि शुई शेंग को समझ नहीं आया कि वह क्या चिल्ला रहा है, लेकिन वह जानती थी कि यह निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं है, इसलिए उसने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अगर तुमने दोबारा चिल्लाया तो मैं तुम्हारे मोजे उतारकर तुम्हारे मुंह में ठूंस दूंगी। मेरे मोजे खट्टे और बदबूदार हैं, इनका स्वाद बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन तुम एक खूबसूरत औरत हो, अगर तुम अपने मोजे उतारकर मेरे मुंह में डाल दो तो मैं वादा करता हूं कि मैं फिर कभी नहीं बोलूंगा। सोन किंगशु ने घिनौनी निगाहों से शुई शेंग को घूरा। घिनौना, बेशर्म। शुई शेंग गुस्से से कांप रही थी और उसने जल्दी से अपनी खुली हुई कमरबंद से उसके हाथ पीछे बांध दिए और अंत में उसे बिस्तर के सिरहाने के चारों ओर 2 बार कसकर बांध दिया। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। जब शुई शेंग ने उसे बांधा तो उसके बाल अनजाने में सोन किंगशु के चेहरे पर आ गए और सोन किंगशु मदहोश सा हो गया। सोन किंगशु को कमरबंद से ठीक से बंधा हुआ देखकर और उसके एक्यूपंक्चर बिंदुओं को पहले ही सील कर दिया गया देखकर शुई शेंग को आखिरकार राहत मिली और उसने गुस्से से उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर तुमने फिर से बकवास की तो मैं सचमुच तुम्हारे मुंह में मोजे ठूंस दूंगी। असल बात तो ये थी कि शुई शेंग जैसी सभ्य महिला किसी पुरुष के जूते उतारकर उसके बदबूदार मोजों को छूना नहीं चाहती थी। अगर वह ऐसा नहीं कर सकती थी तो उसे अपने ही मोजों से उसका मुंह बंद करना पड़ता। लेकिन इस बारे में सोचते ही उसे घिन आ जाती थी, इसलिए शुई शेंग की धमकी सिर्फ उसे डराने के लिए थी। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। सोन किंगशु ने तुरंत अपना मुंह कसकर बंद कर लिया, मानो वह बहुत आज्ञाकारी हो। शुई शेंग ने आखिरकार संतुष्टि से अपने हाथों पर लगी धूल झाड़ी। दिन भर उसकी नसें तनावग्रस्त थीं। अब आराम करने का मौका पाकर उसे नींद आने लगी। उसने करवट ली और देखा कि सोन किंगशु बिस्तर के बगल वाली शेल्फ से मजबूती से बंधी हुई है। फिर उसने थोड़ी देर आराम करने, ऊर्जा जुटाने और भोर में जब पहरेदार सबसे ज्यादा नींद में हो तब भागने का रास्ता खोजने की योजना बनाई। सोन किंगशु ने उसे जूते उतारते और बिस्तर पर रजाई बिछाते देखा। वह उसे अजीब नज़र से देखने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, सुंदरी, यहाँ बहुत अंधेरा है, बिस्तर पर सोते समय सावधान रहना। यह मत भूलो कि यह मेरा कमरा है। अगर तुम चुप रहोगी तो कोई तुम्हें बेवकूफ़ नहीं समझेगा। शुई शेंग ने चिढ़कर कहा, यह महिला थोड़ी देर सोएगी। मुझे चेतावनी न देने के लिए दोष मत देना। अगर तुमने चिल्लाकर पहरेदारों को बुलाया तो मैं वैसे भी मर जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें पहले चाकू से गोदकर मार डालूंगी। सबसे बुरा तो हम दोनों मरेंगे। शुई शेंग ने अपने जूतों से निकाला हुआ चाकू उठाया। अपने सामने चमकते हुए खंजर को देखते हुए सोन किंगशु ने अजीबोगरीब ढंग से पूछा, तो फिर तुमने मुझे अभी क्यों नहीं मार डाला? क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि मैं तुम्हारी साजिश का पर्दाफाश कर दूंगी? शुई शेंग का चेहरा लाल हो गया और उसने मन ही मन सोचा, भले ही इस व्यक्ति की जुबान थोड़ी गंदी है, लेकिन इसने मेरा कुछ बुरा नहीं बिगाड़ा है, तो मैं इसे कैसे मार सकती हूँ।
मैं समझ गई, सोंग किंगशू ने आश्चर्य से कहा, तुमने देखा होगा कि मैं जवान और सुंदर हूँ, और मार्शल आर्ट में उच्च स्तर की निपुणता रखती हूँ, और तुम चुपके से मुझसे प्यार करने लगी हो। शुई शेंग उसकी बनावटी हैरानी से चौंक गई और उसकी बेतुकी बातों को सुनकर उसे समझ नहीं आया कि हंसे या रोए। अब और बर्दाश्त न कर पाने पर उसने अपनी बाहों से कढ़ाई किया हुआ कपड़ा निकालकर सोंग किंगशू के मुंह में ठूंस दिया। आखिरकार शांति मिली। शुई शेंग ने एक लंबी सांस ली। नर्म बिस्तर पर लेटते हुए उसने अपने शरीर को रजाई से लपेट लिया और अपने चेहरे पर शांतिपूर्ण भाव के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं। नींद में शुई शेंग को थोड़ी ठंड लगी और वह अनजाने में ही किसी गर्म जगह की ओर झुक गई। उसे लगा कि वह जगह भालू की खाल के कोट की तरह गर्म है, इसलिए वह सिकुड़कर एक गेंद जैसी बन गई और उसे अपने पूरे शरीर पर ओढ़ लिया। अगली सुबह तड़के एक चीख ने भोर की शांति भंग कर दी। पता चला कि शुई शेंग जाग उठी और उसने पाया कि सोंग किंगशू उसकी पीठ पीछे सो रहा था। इतना ही नहीं, उसका सिर उसकी बाह पर टिका था और उसका शरीर उसकी बाहों में एक नन्ही चिड़िया की तरह सिकुड़ रहा था, जिससे वह लगभग बेहोश हो गई। इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह थी कि उसका अपना हाथ उसके बड़े हाथ को खींच रहा था, जिससे वह उसके कोमल स्तनों को ढक सके। अपनी जान को उसकी कमर से हटाते हुए शुई शेंग ने पीले पड़े चेहरे के साथ सोंग किंगशू की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम। उस समय वह एक पूरा वाक्य भी नहीं बोल पा रही थी। सुश्री शुई, मैंने आपको याद दिलाया था कि गलत बिस्तर पर जाने से सावधान रहें। सोंग किंगशू ने अपनी आंखें खोलीं और मासूमियत भरे भाव से उसकी ओर देखा। क्या मैंने तुम्हारे एक्यूपंक्चर बिंदु को सील नहीं किया था? मैंने तुम्हें बांधा भी था। शुई शेंग ने अविश्वास से चारों ओर देखा। क्या तुम इसे ढूंढ रहे हो? सोंग किंगशू ने अपनी बाहों से एक हल्के नीले रंग का रिबन निकाला। ये वही रिबन था जो कल उसके हाथ में था, वही रिबन जिसे शुई शेंग ने अपनी पोशाक से निकालकर उसके हाथों में बांधा था। फिर उसने उसे अपनी नाक के पास ले जाकर सूंघा। मैं एक उस्ताद हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से कोई न कोई तरीका तो होगा ही। शुई शेंग को घबराकर उसे पकड़ते और अपने अस्त व्यस्त कपड़ों को समेटते देख सोंग किंगशू ने अपने हाथों पर सिर रखकर बिस्तर पर करवट लेकर लेट गया। उसने शुई की ओर देखा और आराम से बोला, सुश्री शुई, दरअसल आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है। कल रात मैं लियू शियाहुई से भी बेहतर था। मैंने कुछ नहीं किया, बस। क्या बात है? शुई शेंग की आंखें ठंडी थीं, वह घबराकर उसे घूर रहा था। बस कल रात किसी ने मेरी बाहों को बेताबी से रगड़ा और पहल करते हुए मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपना स्तन पकड़ने के लिए कहा। बोलना बंद करो। शुई शेंग बेहद शर्मिंदा महसूस कर रही थी। उसने दांत भींच लिए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शुई शेंग की बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से लाल हो गईं। सोंग किंगशू उसे इतना उदास देखकर और बर्दाश्त नहीं कर पाए। अरे यार, नौकरानी के अपने मालिक के लिए बिस्तर गर्म करने में क्या बड़ी बात है? जल्दी करो, इधर आओ और अपने मालिक को कपड़े बदलने में मदद करो। शुई शेंग ने गुस्से भरी नजरों से उसे देखा, बिस्तर से कूदकर उठी, पीठ फेर ली और उससे दोबारा बात नहीं करना चाहती थी। सोंग किंगशू चिंतित नहीं था और अपने कपड़े पहनने के बाद उसने कहा, सुश्री शुई, पिछली रात मुझे न मारने के लिए धन्यवाद, इसलिए मैंने फैसला किया। मुझे जाने दोगे? शुई शेंग ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा। हालांकि मेरे मन में तुम्हें जाने देने का विचार भी आया था, लेकिन अब मैं सचमुच एक बेहद आकर्षक नौकरानी से सेवा करवाने का अनुभव लेना चाहती हूँ। इसलिए दोनों के बीच संतुलन बनाने के लिए मैंने फैसला किया है कि अगर तुम कुछ समय तक मेरी अच्छी सेवा करोगी तो मैं तुम्हें मुफ्त में जाने दूंगी। सोंग किंगशू ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। बेशर्म। शुई शेंग के चेहरे पर पाले की एक और परत छा गई। तुम्हारी सोच वाकई गंदी है। सोंग किंगशू ने अन्याय का रोना रोते हुए कहा, सुनो, नौकरानी होना एक पवित्र पेशा है, ठीक है? पश्चिमी महाद्वीप में इसका एक अच्छा उपनाम है, यानी नौकरानी। सोंग किंगशू एक पल के लिए अपनी यादों में खो गई, लेकिन जल्द ही होश में आकर बोली, मैंने तुम्हें नीच नौकरानी बनने के लिए नहीं कहा, तो तुम किस बात की चिंता कर रही हो? शुई शेंग ने ध्यान से सोचा और महसूस किया कि यद्यपि सोंग किंगशू को कल रात बांधकर उसके एक्यूपंक्चर बिंदु को सील कर दिया गया था, वह शायद केवल उसके साथ सहयोग करने का नाटक कर रहा था। दोनों की शक्ति में बहुत अंतर था और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वह उसे भागने देना चाहता था। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूं। लेकिन अगर तुम निर्दयी पुरुष हो तो क्या यह महिला जीवन भर तुम्हारी सेवा नहीं करती? शुई शेंग ने अचानक अपना सिर उठाया और ठंडे स्वर में कहा। सोंग किंगशू पर उसकी ठंडी आवाज का जरा भी असर नहीं हुआ, बल्कि उसने उसके लहजे में आए बदलाव को महसूस किया और खुशी से बोला, मैं हमेशा से एक ईमानदार और नेक नौजवान रहा हूं। ओह, ये क्या है तुम्हारा चेहरा? आंखें मत घुमाओ। ठीक है, क्योंकि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मैं एक और समय सीमा तय करता हूं। लगभग 6 महीने बाद मैं तुम्हें जाने दूंगा। बेशक, अगर तुम मेरी अच्छी तरह सेवा करो और मुझे कुछ अंतरंग सुख का अनुभव करने दो तो मैं तुम्हें पहले भी जाने दे सकता हूं। ठीक है, सौदा पक्का? शुई शेंग ने उदासीनता से कहा। तुम तो बिल्कुल प्यारे पिल्ले जैसे हो।
सोंग किंगशू इतराते हुए कुर्सी पर बैठ गया और अपनी बाँह थपथपाते हुए बोला, लो अपने मालिक के लिए इसे दबाओ। कल रात किसी ने मुझे तकिए की तरह इस्तेमाल किया और अब मेरी बाँह दुख रही है। पिछली रात के नर्म और गर्म तकिए के बारे में सोचते हुए शुई शेंग शर्मा गई। उसने अपना शरीर मोड़ा, चलकर उसके पास गई और बोली, ओह क्या ये यहाँ है? थोड़ा सा कमजोर, हाँ हाँ, थोड़ी सी ताकत कम हो गई है। ओह, सोंग किंगशू को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बाहों को लोहे से जकड़ा गया हो, और कुछ भी गलत नहीं था, ये बिल्कुल भी आरामदायक नहीं था। लेकिन फिर भी उसे बहुत अच्छा लग रहा था। बेशक ये शुई शेंग की तकनीक की प्रतिभा के कारण नहीं था। आखिरकार वह चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह उन विशेषज्ञों की बराबरी नहीं कर सकती थी जिनसे सोंग किंगशू अपने पिछले जन्म में इलाज करवा चुका था। सारी खुशी का स्रोत शुई शेंग की पहचान में निहित था। ये सोचकर सचमुच ताजगी महसूस हो रही थी कि वह युवती, जिसने बचपन से कभी कोई कठिन काम नहीं किया था, अब उसके कंधों की मालिश कर रही थी। मुझे नहीं पता कि अगर कोई कुलीन महिला या राजकुमारी मुझे मालिश करे तो कैसा लगेगा। इस समय सोंग किंगशू इस संभावना पर विचार करने से खुद को रोक नहीं पाए। जब वे शियाओबाओ ने शुई शेंग को सोंग किंगशू के पीछे आज्ञाकारी रूप से खड़े देखा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने सोंग किंगशू को एक तरफ खींचकर मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई सोंग वाकई उस्ताद हैं, और उन्होंने इस नन्ही सी शरारती बच्ची को एक ही रात में काबू कर लिया। वे शियाओबाओ को मार्शल आर्ट का कोई ज्ञान नहीं था और उसने जानबूझकर शुई शेंग से दूरी नहीं बनाई, इसलिए उसकी सारी बातें शुई शेंग ने सुन लीं। शुई शेंग ने वेई शियाओबाओ को घमंडी नज़रों से देखा और मन ही मन उसे जान से मार डालने की इच्छा करने लगी। नाश्ते के बाद झांग कांगनियान, झाओ किक्सियन और सभी दूत बड़े धूमधाम से राजधानी के लिए रवाना हुए, लेकिन वे शियाओबाओ चुपचाप सोंग किंगशू के पीछे पिछले दरवाजे से निकलकर गुसु की ओर दौड़ पड़ी। अरे, यहाँ न तो बग्घियाँ हैं और न ही घोड़े, ऐसे हम कितनी दूर जा सकते हैं? शुआंगर, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। थोड़ी देर बाद वेई शियाओबाओ ने कड़वी शिकायत की। कितना बेकार है, शुई शेंग ने तिरस्कारपूर्वक बड़बड़ाया। उसकी सारी बदकिस्मती का कारण वही था। जाहिर है शुई शेंग उसे अच्छी नज़र से नहीं देखेगी। बदबूदार लड़की, तुम क्या बकवास कर रही हो? वेई शियाओबाओ ने उसे गुस्से से घूरा और फिर जमकर डांट फटकार शुरू कर दी। उन सैकड़ों शब्दों को यहाँ शामिल नहीं किया गया है। शुई शेंग एक बड़ी और अनुभवहीन लड़की थी, गलियों से आए वेई शियाओबाओ का वह मुकाबला नहीं कर सकती थी। जल्द ही उसके गाल गुस्से से लाल हो गए और उसकी आंखों में आंसू भर आए, मानो वह उसे तलवार से मार डालना चाहती हो। सोंग किंगशू ने किनारे से ये सब सुनकर मन ही मन अपनी जीभ चटकाए। इस सब तमाशे के बीच वेई शियाओबाओ के सामने चलना शर्मनाक था। हल्की खांसी के साथ उसने उनकी तीखी बहस को रोक दिया। सोंग किंगशू ने जानबूझकर उनके सामने दिखावा किया। वेई शियाओबाओ के लिए वह दूसरे पक्ष के दिल में अपना रुतबा बढ़ाना चाहता था। शुई शेंग के लिए यह मर्द औरत का मामला था। ये सब स्वाभाविक था। इस तरह चलना बहुत धीमा है, आप पास आइए, मैं आपको गुसु ले चलूंगा, सोंग किंगशू ने कहा। दोनों संदिग्ध ढंग से पास आए। सोंग किंगशू ने अपने बाएं हाथ से शुई शेंग की कमर पकड़ी और अपने दाहिने हाथ से वेई शियाओबाओ को कंधे से उठाकर उन्हें ले जाते हुए रेत पर निशान न छोड़ने की तकनीक का प्रयोग किया। तीनों नीले धुएं के एक झोंके की तरह पलक झपकते ही दूर गायब हो गए। सोंग किंगशू ने उसे गले लगा लिया और शुई शेंग कुछ कह पाती उससे पहले ही वह चीख पड़ी। उसे एहसास हुआ कि वे कितनी भयानक गति से यात्रा कर रहे हैं। अपने पीछे तेजी से गायब होते पेड़ों को देखते हुए शुई शेंग ने ऊपर देखा और जटिल भाव से सोंग किंगशू के चेहरे को घूरते हुए बोली, चचेरा भाई प्रतिभा, रूप और मार्शल आर्ट के मामले में उससे कहीं ज्यादा बुरा है। ओह शुई शेंग, तुम क्या सोच रही हो? शुई शेंग के जटिल विचारों के विपरीत वेई शियाओबाओ ने यू हू की आवाज में चिल्लाया। वह बहुत उत्साहित दिख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अगर मेरी चाल ढाल इतनी अच्छी हो जाए तो भविष्य में मुझे कौन रोक पाएगा। वेई शियाओबाओ ऐसा व्यक्ति था जो अगर उसके मन में कोई विचार आता तो वह उसे कर ही देता, और उसने तुरंत पूछा, बड़े भाई सोंग, क्या आप मुझे ये चाल चलन तकनीक सिखा सकते हैं? सोंग किंगशू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, यह गति तकनीक बेहद श्रमसाध्य है। भाई वेई, आपको आंतरिक कलाओं का जरा सा भी ज्ञान नहीं है, इसलिए आप इसे सीख नहीं सकते। ओह, वेई शियाओबाओ की निराशा चरम पर थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि सोंग किंगशू ने शुई शेंग को अपनी बाहों में कोमल हाथों से पकड़ा हुआ था, लेकिन कंधों से। वेई मन ही मन गुस्से से सोचने लगा, ये सुंदर लड़का तो बस अपनी खूबी बांटना नहीं चाहता, तो मुझे सिखाना भी नहीं चाहता। सोंग किंगशू अपने पिछले जन्म में भी शब्दों को समझने में माहिर थे। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, उन्हें छिपे हुए द्वेष का आभास हो गया। इसलिए उन्होंने तुरंत कहा, दरअसल मुझे पता है कि वुलिन में एक उत्कृष्ट मार्शल कौशल है जिसे बिना किसी आंतरिक बल के किया जा सकता है। ये भाई वेई के लिए बहुत उपयुक्त है। यह क्या है? वेई शियाओबाओ का मनोबल अचानक से फिर से जाग उठा। भगवान वाकई रहस्यमयी तरीके से काम करते हैं।
सोंग किंगशू ने धीमी आवाज में कुछ शब्द कहे, ये लौह तलवार संप्रदाय की युद्ध कला है, और इससे भी बड़ा संयोग यह है कि जिस युआन चेंगजी से हम निपटने वाले हैं उसके पास ये कला है। अच्छा है, फिर तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वे शियाओबाओ मुस्कुराए, अगर हम उसे भविष्य में पकड़ लेते हैं तो उसे बुरी तरह प्रताड़ित करेंगे और उससे इस चाल चलन की तकनीक के बारे में पूछताछ करेंगे। भाई वे इस स्वभाव से वाकई बहुत बुद्धिमान हैं। उनके मुख से निकला हर शब्द उद्धृत करने योग्य है। बिग ब्रदर सॉन्ग के कई बोल तो मुझे स्वाभाविक रूप से सूझते हैं। उनमें से कुछ मैंने अतीत में एक किताब से पढ़े हैं। काफ़ी देर तक यात्रा करने के बाद सोंग किंगशू अभी भी गुसु क्षेत्र से आधे रास्ते पर ही था। आखिरकार सोंग किंगशू अपने साथ 2 लोगों को ले जा रहा था, इसलिए अचानक उसे थोड़ी थकान महसूस हुई और वह आराम करने के लिए रुक गया। क्या हमें यात्रा के दौरान थोड़ा आनंद नहीं लेना चाहिए? वे शियाओबाओ ने चांदी के नोटों का एक मोटा बंडल निकाला। बड़े भाई सोंग मार्शल आर्ट में माहिर हैं, लेकिन आपके पास मेरे जितना पैसा नहीं है। आज मेरे साथ शिष्टाचार मत बरतो। सबसे महंगी चीज़ें चुनिए। वेटर, एक एक करके सबसे अच्छी चाय और नाश्ता लाओ। वे तीनों दूसरी मंजिल पर बने निजी कमरे में बैठ गए और शुई शेंग ने बुदबुदाते हुए कहा, बेवकूफ़ लोग। सोंग किंगशू, वे शियाओबाओ के अहंकार और उदारता की प्रशंसा करता था। वह उसकी तारीफ करने ही वाला था कि तभी उसे नीचे से एक तेज़ आवाज़ सुनाई दी, सुश्रीमू, मैंने आपकी जान कई बार बचाई है। आपको इस भिक्षु का आभारी होना चाहिए। सोंग किंगशू का दिल जोर से धड़कने लगा और जब उसने नीचे देखा तो उसने 2 पुरुषों और 2 महिलाओं को अंदर आते देखा। लगभग 50 वर्ष की आयु का एक भिक्षु, जिसने साधारण जूते पहन रखे थे। उसके चेहरे पर एक तेज चमक थी और उसकी चाल किसी उच्च कोटि के गुरु जैसी थी। दूसरा व्यक्ति एक युवक था जो किसी राजपरिवार के राजकुमार जैसा दिखता था। उसके सिर पर जैद का मुकुट था और उसका स्वभाव सौम्य था। वह अपने बगल में लाल वस्त्र पहने खड़ी लड़की को विस्मय भरी निगाहों से देख रहा था। लड़की ने झिझकते हुए हल्के से भौहें चढ़ाईं। ये वांग युयान थी, जिससे वह कुछ समय पहले मांडुओ माउंटेन विला में मिली थी। उनसे कुछ ही दूरी पर काले वस्त्र पहने एक लड़की अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़े हुए धीमी गति से उसके पीछे पीछे चल रही थी। यह मू वानकिंग थी, जिससे वह पहले माउंट हुआ पर मिला था। महाचक्र वज्र, एक सिद्ध बौद्ध होने के नाते कृपया दयालु और सहनशील बने। महान ऋषि एक छोटी बच्ची पर क्यों क्रोधित हों? क्यों न आकर एक गिलास पानी और शराब पी लें? सोंग किंगशू के पिछले जन्म में उनका अक्सर बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले कलात्मक व्यापारिक साझेदारों से सामना होता था, इसलिए उन्हें बौद्ध ज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रयास करना पड़ा। यही कारण है कि वे महाचक्र वज्र की उत्पत्ति को केवल एक शब्द में बता सके, गोब्लिन। महाचक्र वज्र जियोमोजी की उपाधि है। दालुन मिंगवांग संस्कृत शब्द महाचक्र वज्र का लिप्यंतरण था। जियोमोजी को उम्मीद नहीं थी कि जियांगनान में कोई उसे देखते ही पहचान लेगा। जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि वह एक युवक था। संदेह से भरे मन से वह वांग युयान और दुवान यू को ऊपर ले गया। उनके पीछे मू वानकिंग थी। सोंग किंगशू को देखकर उसकी आंखों में खुशी की एक झलक दिखी, लेकिन जल्द ही, मानो उसे कोई अप्रिय बात याद आ गई हो, उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसके विचार उलझ गए। ये क्या, इतनी खूबसूरत औरत कहाँ से आ गई? अगर ये खूबसूरत औरत मुझे पत्नी के रूप में दी जाए तो मैं सम्राट के पद की पेशकश भी ठुकरा दूंगा। मैं, वे शियाओबाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस लड़की से शादी करनी ही है। वांग युयान के ऊपर आते ही वे शियाओबाओ को ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य भारी हथौड़े ने उसकी छाती पर जोर से प्रहार किया हो। उसका मुंह सूख गया और वह कुछ देर के लिए अवाक रह गया। एक पुरुष की सहज प्रवृत्ति ने दुवान यू को तुरंत वे शियाओबाओ की आंखों में छिपे लालची अर्थ को समझने में मदद की और उसने अवचेतन रूप से खुद को वांग युयान के सामने खड़ा कर दिया, जिससे वह दूसरे पक्ष की तीखी निगाहों से बच गई। उसके इस व्यवहार को देखकर मू वानकिंग के दिल में दर्द हुआ और वह गुस्से में आकर सोंग किंगशू के बगल में बैठ गई। माउंट हुआ पर विदाई के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। सोंग किंगशू ने मुड़कर मू वानकिंग की ओर देखा। इस लड़की की सुंदरता में कोई कमी नहीं आई थी, बस उसका फूल जैसा चेहरा थोड़ा थका हुआ लग रहा था। बहन वान, क्या यह आदमी आपको जानता है? दुवान यू ने गौर किया कि उन दोनों के बीच का रिश्ता कुछ असामान्य सा लग रहा था। हालांकि मू वानकिंग अब उसकी अपनी बहन थी, फिर भी उसे मन ही मन असहजता महसूस हो रही थी। वह मेरे पति हैं, ये कहते हुए मू वानकिंग खुद भी हैरान रह गई। पता चला कि उसका प्रेमी उसका सगा भाई बन गया था और मू वानकिंग का दिल टूट गया। जब उसे पता चला कि दुवान यू को हुआ पर्वत पर जियोमोजी ने बंदी बना लिया है तो वह उसे बचाने के लिए तुरंत रवाना हुई। उसे कैसे पता था कि उसका पूर्व प्रेमी इतनी जल्दी अपना मन बदल लेगा? वह उस वांग लड़की के प्रति आसक्त था। दुवान यू के अचानक बदले हुए भाव ने मू वानकिंग के दिल को दहला दिया। इस समय सोंग किंगशू को देखकर मू वानकिंग के दिल में थोड़ी गर्माहट महसूस हुई। बेशक ये शब्द उसने जानबूझकर दुवान यू से कहे थे और उसका मकसद उसे गुस्सा दिलाना था।
अभी दृष्टि बाधित होने के कारण वे शियाओबाओ को मू वानकिंग को देखने का मौका नहीं मिला था, और जब उसने उसे देखा तो वह दोनों महिलाओं की तुलना करने से खुद को रोक नहीं पाया। वह उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका और बोला, बड़े भाई सोंग भाभी, वह सचमुच बहुत सुंदर हैं। लेकिन मन ही मन उसने सोचा कि यह अफसोस की बात है। भाई होने का मतलब वफादार होना भी होता है। वह कितनी सुंदर दिखती हैं। अगर वह मेरे बड़े भाई की पत्नी न होती तो मैं उन्हें हर हाल में हासिल कर लेता। जियुमोजी के पास उन जुनूनी पुरुषों और महिलाओं के समूह को देखने का समय नहीं था जो कृपा पाने के लिए होड़ कर रहे थे और ईर्ष्या कर रहे थे। इसलिए उसने हाथ जोड़कर बोलने का फैसला किया, मुझे आश्चर्य है कि क्या इस युवा रईस के पास कहने के लिए कुछ है। महान भिक्षु ने अपनी ज्वाला तलवार तकनीक का इस्तेमाल करके तुबों में अंधकार पंथ का सफाया कर दिया। उन्होंने पश्चिम को चौंका दिया। इससे भी दुर्लभ बात यह है कि वे अपार ज्ञान से परिपूर्ण हैं और बौद्ध धर्म में पारंगत हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका कई लोग लंबे समय से सम्मान करते आ रहे हैं। भला मैं उनके बारे में अनादरपूर्ण बात करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ। सोंग किंगशू ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। गोब्लिन, तुबो तिब्बत का प्राचीन नाम है। जियुमोजी का चेहरा चमक उठा। अगर यह युवक सिर्फ उसकी मार्शल आर्ट की तारीफ करता तो उसे कुछ महसूस नहीं होता। आखिर मध्य मैदानी इलाकों में उसे युद्ध करते देखने वाले बहुत कम लोग हैं। हालांकि उसने उसकी मार्शल आर्ट की काफ़ी तारीफ की, लेकिन वह बौद्ध धर्म के ज्ञान के लिए भी उसका सम्मान करता था और ये दिखावा नहीं हो सकता था। जब वांग युयान ने सोंग किंगशू को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और उसने खुशी से पूछा, युवा स्वामी सोंग, क्या आपके घाव ठीक हो गए हैं? उस दिन आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद मिस वांग। मेरी टूटी हुई नाड़ी वास्तव में ठीक हो गई है। सोंग किंगशू ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जियुमोजी ने नाक से कुढ़ी, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। दर्शकों में से पहली नज़र में ही यह आसानी से पता चल जाता था कि चोटी वाले व्यक्ति को मार्शल आर्ट का कोई ज्ञान नहीं था। उसके पीछे खड़ी महिला को सीमित मार्शल आर्ट आती थी और उसने मू वानकिंग को नज़रअंदाज कर दिया। उसके सामने खड़ा युवक शायद थोड़ा चालाक था, लेकिन उसकी कम उम्र को देखते हुए उसकी मार्शल आर्ट का स्तर चाहे जितना भी हो उतना ऊंचा नहीं होगा। सोंग को एक समय श्रीमती वांग से बहुत कृपा प्राप्त हुई थी। आज जब मैं श्रीमती वांग को संकट में देख रहा हूं तो भले ही मैं मार्शल आर्ट में उनसे कमतर हूं, मेरे पास चुप रहने का कोई कारण नहीं है। अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे आशा है कि महान भिक्षु मुझे क्षमा कर देंगे। ये वास्तव में सोंग किंगशू का सच्चा विचार नहीं था। दरअसल वह उससे लड़ना चाहता था और इस अवसर का लाभ उठाकर वे शियाओबाओ को जियोमोजी का मार्शल आर्ट स्तर दिखाना चाहता था। लेकिन उसकी पहले कही गई बातों में कुछ सच्चाई भी थी। अगर इस प्रक्रिया में वह वांग युयान का एहसान चुका सकता तो क्यों न ऐसा किया जाए। परोपकारी सोंग प्रतिभाशाली और सुंदर हैं और उनकी चाल किसी धर्मात्मा नायक जैसी है। ये बेचारा भिक्षु उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। अफसोस की बात है कि इस बेचारे भिक्षु को वांग नाम की लड़की से कुछ ज़रूरी काम करवाना है, इसलिए मुझे आपको नाराज़ करना पड़ेगा। जियोमोजी ने बड़ी शालीनता से बात की, मानो वह एक सच्चे ताओवादी भिक्षु का आदर्श हों। भाई वे, ये वही गुरु हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। इन्हें ध्यान से देख लीजिए। बाद में इन्हें हमारे साथ शामिल होने के लिए मनाना आपकी जिम्मेदारी होगी। सोंग किंगशू ने वेई शियाओबाओ के कान में धीरे से फुसफुसाते हुए कहा और फिर खड़ी हो गई। जब दोनों गुरु आमने सामने आए तो हवा में उनके कपड़े फड़फड़ाने लगे। यहाँ लड़ाई शुरू होने के साथ ही कहीं 1000 मील दूर एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना घट रही थी जो सोंग किंगशू और वेई शियाओबाओ के जीवन और मृत्यु को प्रभावित करने वाली थी। शैडोंग के पहाड़ों की गहराई में गोल्डन सरपेंट कैंप के नेता युआन चेंगजी ने शिविर में मौजूद तीनों लोगों को ऐसे देखा मानो वे किसी दुश्मन का सामना कर रहे हों। यहाँ एकत्रित सभी लोग गोल्डन सरपेंट कैंप से हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इसमें कोई हैरानी नहीं कि वह घबराया हुआ था। उसके सामने बैठे लोगों में से एक लियाओदोंग के मिस्टिक ड्रैगन कल्ट का नेता था, दूसरा किंघाई के ब्लड सेबर सेक्ट का नेता था और तीसरा तिब्बत के 4 प्रमुख तांत्रिक संप्रदायों में से एक का था। इन मार्शल आर्ट मास्टर्स ने पहले ही अभिवादन संदेश भेज दिया था। ऐसा लग रहा था कि उनका कोई दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था, लेकिन उन तीनों के एक साथ आने से युआन चेंगजी सतर्क हो गया था। स्वर्ण सर्प राजा हमसे इतना द्वेष क्यों रखता है? अब हमारा एक साझा शत्रु है। हमें मित्र होना चाहिए, शत्रु नहीं। महान गुरु शांगजी गोरे और मोटे थे और उनके चेहरे पर हमेशा एक ऐसी मुस्कान रहती थी जो मानो मुस्कान न हो। युआन की अज्ञानता के लिए मुझे क्षमा करें, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई। युआन चेंगजी ने शांत भाव से कहा, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। गोल्डन सरपेंट किंग को भ्रमित होने का नाटक क्यों करना चाहिए? हेवनली ड्रैगन सेक्ट के नेता हॉन गैंगटोंग ने गंभीरता से कहा, हम वेई शियाओबाओ के मामले के लिए यहाँ आए हैं। मैंने सुना है कि वेई शियाओबाओ का दक्षिणी गठबंधन में भेजा गया मिशन झूठा है और उसका असली मकसद महामहिम से निपटना है। केवल वेई शियाओबाओ से निपटने के लिए इतने सारे उस्तादों को एकजुट होने की ज़रूरत नहीं है।
ब्लड सेबर एल्डर अचानक बोले, अपने आसपास के चेहरों को देखते हुए मुस्कुराते हुए बोले, मेरी राय में मुझे डर है कि इस कमरे में आप में से कोई भी अकेले उस युवक का मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मैंने इतनी मेहनत की है और इस मामले से मिलकर निपटने के लिए सबको एकजुट करना चाहता हूँ। मेरा पहला स्पॉन्सर्ड चैप्टर। इस अध्याय को प्रायोजित करने के लिए समवन और सन पेड्रो डे लास कॉलोनियल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। यह अध्याय कल प्रकाशित होने वाला था, लेकिन संयोगवश मेरे पास एक अध्याय पहले से ही मौजूद था। तो आनंद लीजिए। मुझे लगता है कि ब्लड सेबर सेक्ट के गुरु कुछ बड़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। वह युवक न तो शियाओ फैंग है और न ही झांग वूजी। होंग एंटोंग ने मुस्कुराते हुए स्पष्ट रूप से अविश्वास जताया। युआन चेंगजी के मन में भी हल्की सी मुस्कान आई। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने माउंट हुआ संप्रदाय, गोल्डन सरपेंट जेंटलमैन और आयरन स्वॉर्ड संप्रदाय की मार्शल आर्ट तकनीकों को सफलतापूर्वक एकीकृत कर लिया है। नेता हॉन को बस खुद से यह पूछना है कि क्या उनकी मार्शल आर्ट मुझसे बेहतर है। अगर उन्हें ऐसा लगता है तो हमें एक स्पैरिंग मैच करना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो जाए। ब्लड सेबर के उस अनुभवी योद्धा ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ब्लड सेबर पकड़े हुए उसका हाथ और कस दिया। होंग एंटोंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, उसके सफ़ेद बाल हवा में लहराए और वह अपनी जगह से गायब हो गया। उसकी मुट्ठी रक्त कृपाण के उस्ताद की छाती में छेद करने के लिए तनी हुई थी। हालांकि रक्त कृपाण का उस्ताद उसकी गति से चकित था, लेकिन वह स्वयं अनुभवी और अच्छी तरह से तैयार था, इसलिए उसने अपनी कृपाण के एक ही वार से हमले को रोक दिया। पलक झपकते ही दोनों ने एक दूसरे पर दर्जनों हमले कर दिए। होंग एंटोंग की मूल मार्शल आर्ट की क्षमता ब्लड सेबर एल्डर से थोड़ी अधिक थी, लेकिन वास्तविक लड़ाइयों में परिणाम उनकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे और इस तथ्य ने उन्हें बेहद निराश कर दिया। किनारे पर खड़े शांगजी ने देखा कि दोनों के बीच लड़ाई बेकाबू होती जा रही है और वह तुरंत लड़ाई में कूद पड़ा। दोनों हाथों से कुछ जोरदार वार करके उसने तुरंत दोनों को अलग कर दिया। हे! होंग एंटोंग ने नाक से कुड़ी, पीछे मुड़ा और बैठ गया। तांत्रिक बौद्ध धर्म की महान मुद्रा वास्तव में योग्य है। ब्लड सेबर एल्डर ने भी ब्लड सेबर को अपनी कमर पर रखा और धीरे से बैठ गया। ये देखकर युआन चेंगजी दंग रह गया और मन ही मन सोचने लगा कि क्या वह इन तीनों में से किसी एक के खिलाफ जीत पाएगा। अगर उनमें से कोई दो मिलकर उस पर हमला करें तो वह ज़्यादा से ज़्यादा मामूली अंतर से जीत सकता है, लेकिन अगर तीनों एक साथ हमला करें तो उसे डर था कि अपनी जान बचाने के लिए उसे सिर्फ भगवान की कृपा पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। ब्लड सेबर एल्डर, क्या वह युवक सचमुच इतना कुशल है? युआन चेंगजी मूल रूप से वेई शियाओबाओ से निपटना चाहता था। अपने जैसे लक्ष्य वाले कई लोगों को देखकर उसने सोचा कि उसके और उनके बीच कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, इसलिए एक बार हाथ मिलाने में कोई बुराई नहीं है। ब्लड सेबर एल्डर के चेहरे पर भय का भाव था। मैं दावे से कह सकता हूं कि मैंने वुलिन में कई मार्शल आर्ट के उस्तादों को देखा है, लेकिन ये पहली बार है जब मैंने किसी को साधारण लकड़ी की तलवार से इतनी उत्कृष्ट तलवारबाजी करते देखा है। ये कहकर उन्होंने उस दिन की घटना का विस्तृत वर्णन करना जारी रखा। बाकी तीनों लोग अचंभित थे। युआन चेंगजी भी हैरान था, ये सोचकर कि उसकी आधी शक्ति उसकी सुनहरी सर्प तलवार से आती है। अगर वह साधारण लकड़ी की तलवार होती तो उसे डर था कि वह इन तीनों में से किसी एक को भी नहीं हरा पाता। ब्लड सेबर एल्डर की मार्शल आर्ट देखने के बाद सभी को उनके फैसले पर भरोसा हो गया। युआन चेंगजी भी उत्सुक था, लेकिन उसे अपने मन में उठ रहे संदेहों को दूर करने के लिए कुछ सवाल पूछने थे। यहाँ मौजूद सभी लोग किसी न किसी संगठन के मुखिया हैं, तो वे वेई शियाओबाओ जैसे कमजोर व्यक्ति से निपटने के लिए एक साथ क्यों काम करेंगे? शांगजी ने रक्त कृपाण के गुरु की ओर देखा, हाथ जोड़कर कहा, स्वर्ण सर्प राजा, हम आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहते। रक्त कृपाण संप्रदाय के गुरु और मैं अब मंगोलिया के 7वें राजकुमार के अधीन हैं। हम जो उनके अधीन हैं, इस बारे में सोच रहे हैं कि हम उनकी चिंताओं को कैसे कम कर सकते हैं। इसलिए हमने सम्राट कांगशी के विशेष सेवक को हटाने का निर्णय लिया है। जहां तक नेता होंग की बात है, वह भी हमारे राजकुमार की शरण में आने का इरादा रखता है। होंग एंटोंग ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन हिसाब लगाया, जब मैं वेई शियाओबाओ को ढूंढ लूंगा और उससे 42 अध्यायों के सूत्र के रहस्य उगलवा लूंगा, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि हम विदेश में एक स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लें? कौन तुम्हारे साथ जुड़कर गुलाम बनेगा? हमारी कई जांचों के अनुसार वेई शियाओबाओ सेना से अलग यात्रा कर रहा है। इस समय वह सोंग राज्य के गुसु क्षेत्र में होना चाहिए। हम यंजिंग यांगझोउ लौटते समय उस पर घात लगाएंगे। चारों बड़े बलों के एकजुट होने का निर्णय लेते ही उन्होंने तुरंत योजना बनाना शुरू कर दिया। हमें उसे कुछ समय के लिए यांगझोउ में ही रोकना होगा, ताकि हमें जाल समेटने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। वेई शियाओबाओ की कमजोरी क्या है? मौज मस्ती, जुआ, पैसा। यांगझोउ हमेशा से ही आनंद की भूमि रही है, इसलिए हम सुंदरता को एक प्रलोभन के रूप में क्यों न इस्तेमाल करें? लेकिन वेई शियाओबाओ किंग राजवंश का एक अधिकारी है। उसे बेहद खूबसूरत महिलाओं का आनंद लेने की आदत है। मुझे डर है कि वह औसत दर्जे की कम गुणवत्ता वाली सुंदरियों की ओर देखना भी पसंद नहीं करेगा। इस कमरे की मालकिन असाधारण रूप से सुंदर हैं।
उन्हें एक उपयुक्त उम्मीदवार माना जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह छोटा चोर उनसे पहले ही मिल चुका है, और अगर उसे पहले से ही शक हो जाए तो ये बुरा होगा। ये बहुत दुख की बात है कि मैडम हॉर्न की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई है। कितना अफसोस की बात है। पुरुषों का वह समूह एक दूसरे को देख रहा था और जाल को लेकर चिंतित था। इसी समय बड़े तंबू का पर्दा खुला और एक खूबसूरत युवती अंदर आई। हालांकि वह बहुत बूढ़ी नहीं थी, लेकिन उसके बाल जूड़े में बंधे हुए थे, जिससे पता चलता था कि वह शादीशुदा थी। भाई युआन, मैंने सुना है कि कुछ मेहमान मिलने आए हैं। तंबू में मौजूद सभी लोगों ने एक दूसरे को बारी बारी से देखा और मन ही मन रोते हुए कहा, मैंने हर जगह खोज की, सच्चाई के लिए अपने लोहे के जूते भी तोड़ दिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। कौन जानता था, ये तो मेरी आंखों के सामने ही था। शिया युवानदिंग की एक कविता की पंक्ति। मुझे पूरी कविता भी बहुत पसंद आई। अगर आपको कविताएं पढ़ना पसंद है तो इसे ज़रूर पढ़ें। युआन चेंगजी का चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। किंग, तुम न तो पहले आ सकती थी और न ही देर से, तुम्हें इसी समय आना था। कौन जानता था कि जब जिया किंग ने उनकी योजना सुनी तो वह बहुत उत्सुक हो गई। यह मज़ेदार और रोमांचक होगा। बस मुझे जाने दो, मुझे विश्वास नहीं है कि वेई ज़ियाओबाओ, वह बदबूदार चोर, इस महिला मैडम के चमचों में नहीं फंसेगा। सोंग किंगशू और जियूमोजी के बीच हुए टकराव पर एक नज़र डालते हुए जियूमोजी ने पहले तो सोंग किंगशू को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन जब दोनों का आमना सामना दूर से हुआ तो जियूमोजी को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और वह समझ गया कि उसका प्रतिद्वंदी मार्शल आर्ट में उस्ताद है। उसकी उपलब्धियां उससे कम नहीं हैं। सोंग किंगशू जानता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी अपनी प्रतिष्ठा खोने से डरता है और पहली चाल नहीं चलेगा, इसलिए उसने 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों की काले बादल लेकिन बारिश नहीं तकनीक का इस्तेमाल किया। 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियां। जियोमोजी अत्यंत ज्ञानी थे और उन्होंने सोंग किंगशू की मार्शल आर्ट तकनीक को देखते ही पहचान लिया। गो जिंग के अलावा मैंने भिखारी संप्रदाय की युवा पीढ़ी में किसी को भी इस तकनीक में महारत हासिल करते नहीं सुना है। ये और भी रोमांचक था, इसलिए जियोमोजी ने शाओलिन की 72 शैलियों में से एक, प्रज्ञा हथेली, का प्रयोग करके इस हमले का जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे पर वार किए और दर्जनों दांव खेले। प्रज्ञा हथेली दुनिया की सबसे भयंकर और शक्तिशाली तकनीकों में से एक थी। यह शाओलिन मंदिर की मुख्य तकनीकों में से एक थी और इसे सीखना कठिन था। लेकिन ये भी सच था कि हर तकनीक किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए ही बनी होती है। ये खेदजनक है कि सोंग किंगशू 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों के उन्नत स्तर तक नहीं पहुंच सका, इसलिए वह इसकी शक्ति का केवल एक अंश ही प्रदर्शित कर सका। जियोमोजी ने भी प्रज्ञा हथेली का प्रदर्शन करने के लिए छल कपट का सहारा लिया, वह केवल इसका रूप ही प्रदर्शित कर सका, इसका सार नहीं। यही कारण है कि स्पष्ट विजेता का पता लगाने में इतना समय लग रहा था। यदि इस समय शियाओ फैंग या गो जिंग 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियों का प्रयोग करते और जियोमोजी केवल प्रज्ञा हथेली से उसे रोक लेते तो वे निश्चित रूप से पराजित हो जाते। इसी प्रकार यदि प्रज्ञा हथेली का प्रयोग सफाई करने वाले भिक्षुओं द्वारा किया जाता तो सोंग किंगशू की 18 ड्रैगन वशीकरण हथेलियां उसे रोक नहीं पातीं। फिर भी दोनों उस्तादों की चालें उत्कृष्ट थीं और उनके बल से आसपास की मेजें और कुर्सियां बह गईं। इन कमीने मार्शल आर्टिस्टों ने जो नुकसान और संपत्ति की हानि की है, उसका मैं क्या करूं? रेस्टोरेंट का मालिक ऊपर गया और जब उसने ये सब देखा तो वह दुखी हुए बिना नहीं रह सका और रोने लगा। चुप रहो, दादाजी के देखने में खलल मत डालो। वेई शियाओबाओ उत्सुकता से देख रही थी और उसने मालिक की ओर मुट्ठी भर पैसे फेंकते हुए कहा, मैंने आपके नुकसान की भरपाई कर दी है। इतना काफ़ी होना चाहिए, बस करो, बहुत हो गया। ये सरदार जितनी देर चाहो लड़ सकते हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने जाता हूँ। पैसों की गिनती करने के बाद मालिक अचानक मुस्कुराया और नीचे भाग गया। इस व्यवधान के बाद दोनों ने अलग होने का अवसर लिया और जियोमोजी ने आश्चर्य से सोंग किंगशू की ओर देखा। मास्टर सोंग इस भिक्षु द्वारा मध्य मैदान में प्रवेश करने के बाद से मिले सबसे उच्च स्तर के मार्शल आर्टिस्ट हैं। शाओलिन मंदिर की प्रज्ञा हथेली में महारत हासिल करने में 34 साल लगते हैं। इस भिक्षु ने इसे कुछ ही साल पहले सीखा होगा। ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि वह इतनी कुशलता से अभ्यास कर पा रहा है। वांग युयान ने सिर झुकाते हुए मन ही मन बुदबुदाया। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी और उलझन में लग रही थी। महान भिक्षु सचमुच अद्भुत हैं और उनकी 1 वर्ष की साधना अन्य शाओलिन भिक्षुओं की तुलना में 10 वर्षों के बराबर है। सोंग किंग ने दिल से उनकी प्रशंसा की। हालांकि वह जानता था कि मीठी बातों से सामने वाला प्रभावित नहीं होगा, लेकिन केवल चापलूसी करने से कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि जियोमोजी इस पीढ़ी के प्रख्यात भिक्षुओं में से एक थे, फिर भी अंततः वे अपनी मार्शल आर्ट की प्रसिद्धि के प्रति अपने जुनून से बाहर नहीं निकल सके। उन्होंने अपने विरोधियों की प्रशंसा सुनी। हालांकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई, फिर भी उन्होंने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और प्रशंसा स्वीकार कर ली। हालांकि सोंग किंगशू उसकी मुस्कान देखकर चौंक गया और झट से एक तरफ हट गया। तभी सबको समझ आया कि सोंग किंगशू जिस स्थिति में खड़ा था उसमें कुछ गहरी खामियां थीं।
अगर वह नहीं हटता तो शायद इस समय उसे गंभीर चोट लग जाती। गरीब भिक्षु के उंगली के हमले से आसानी से बच निकलने की क्षमता ये दर्शाती है कि दानदाता को बौद्ध धर्म का गहरा ज्ञान है। आम लोग बुद्ध के फूल धारण करने के भाव और पूज्य कश्यप के मुस्कुराते भाव का सार नहीं जानते, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे फूल चुटकी लेने वाली उंगली के सही समय को नहीं समझ पाते। जियोमोजी ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां एक एक करके पीछे खींच लीं और अपने सामने खड़े युवक की प्रशंसा करने लगे। तो फिर यह पीछे नहीं हटने वाला। कृपया मेरी गलती के लिए क्षमा करें। सोंग किंगशू के चेहरे पर अचानक शत्रुता का भाव आ गया। उसने अपनी हथेलियों को पंजों में बदल लिया और उग्रता से हमला कर दिया। जब वे शियाओबाओ ने देखा कि सोंग किंगशू के पंजों की ताकत से कमरे के संगमरमर के फर्श में कई गहरे छेद हो गए हैं, तो वह खुद को ये कहने से रोक नहीं पाया, बड़े भाई सोंग कमाल के हैं। वांग युआन ने माथे पर शिकन डाली। इन हमलों को देखने के बाद उसने धीरे से आह भरी। यद्यपि 9 इंच श्वेत अस्थि पंजा बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ऐसा लगता है कि मास्टर सोंग ने इस तकनीक में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की है। अब वह केवल अपनी मार्शल आर्ट की शक्ति पर निर्भर हैं और ये लंबे समय तक उनके लिए कारगर नहीं होगा। मुझे डर है कि अंततः उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। उसकी कोमल आवाज़ सुनकर दुवान यू दंग रह गया। उसके मन में कमरे में मौजूद 2 बदबूदार आदमियों के बीच का झगड़ा मिस वांग को घूरने के मुकाबले कुछ भी नहीं था। मू वानकिंग का आधा ध्यान उस पर था और उसने तुरंत दुवान यू के स्वप्निल रूप को देखा। उसे मन में बेचैनी महसूस हुई और उसने पूरी एकाग्रता से लड़ाई की स्थिति पर ध्यान देना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से सोंग किंगशू की ऊर्जा समाप्त होने के बाद जियोमोजी ने शाओलिन के ड्रैगन पंजे का इस्तेमाल किया और पंजे से पलटवार करते हुए सोंग किंगशू को जल्दबाजी में पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। जियोमोजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यह बेचारा भिक्षु उपकारी सोंग की पीठ पर रखी लकड़ी की तलवार को लेकर बहुत उत्सुक है। पिछले कुछ महीनों में पूरब से लेकर मध्य मैदान तक इस बेचारे भिक्षु ने कई अद्भुत तलवारबाजी देखी है, जैसे कि 6 मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड, लेकिन मैंने कभी किसी को लकड़ी की तलवार चलाते नहीं देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उपकारी सोंग को लगता हो कि यह बेचारा भिक्षु आपकी तलवार के लायक नहीं है? मैंने सुना है कि महान भिक्षु की सबसे प्रसिद्ध तकनीक ज्वाला तलवार है। क्या मुझे इसे देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा? सोंग किंगशू ने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और तलवार के वारों की एक घातक श्रृंखला चलाई। शानदार तलवारबाजी। जियोमोजी ने मन ही मन तारीफ की और उसने अपनी तलवारबाजी की तकनीक से इसका जवाब दिया। वे शियाओबाओ ने हवा में नाचती हुई 2 तलवारों को देखा जो बार बार अपने विरोधियों पर वार कर रही थीं। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपना सिर और कान खुजाए। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसने मुस्कुराते हुए वांग युआन से कहा, सुश्री वांग, क्या आप समझा सकती हैं कि वे क्या कर रही हैं? ये देखकर कि वह समझ नहीं पा रहा है, वांग युआन मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और धीरे से समझाया, उस भिक्षु ने टुबो के निंगमा मंदिर की अनोखी ज्वाला तलवार का इस्तेमाल किया। हर बार जब वह अपनी हथेली से वार करता है तो एक तेज और गर्म तलवार का वार बनता है। जहां तक यंग मास्टर सोंग द्वारा इस्तेमाल की गई तलवारबाजी की तकनीक की बात है, तो ये पंच पवित्र पर्वत संप्रदाय की तलवारबाजी पर आधारित होनी चाहिए। लेकिन एक चाल का इस्तेमाल करते ही वह तुरंत दूसरी चाल में बदल जाती है। हालांकि मैं हर चाल जानती हूँ, फिर भी ये लगातार बदलती रहती है और यह एक ऐसी उत्कृष्ट तलवारबाजी तकनीक बन गई है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। गोब्लिन निंगमा मंदिर का अर्थ है शांत अगेट मंदिर। वांग युआन की आवाज़ सुनकर अनुभवी और बुद्धिमान जियोमोजी की निगाहें और भी तीव्र हो गईं। उनके प्रतिद्वंद्वी ने साधारण और सामान्य तलवारबाजी का प्रयोग किया था, लेकिन दोनों मिलकर बेहद उत्कृष्ट थे। केवल उनकी दृष्टि के उस्ताद ही सच्चाई को समझ सकते थे। दूसरा पक्ष अब केवल तलवारबाजी नहीं कर रहा था, बल्कि तलवार की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। लेकिन ये दोनों दूर से हमला कर रहे हैं, क्या वे सचमुच इस तरह एक दूसरे को हरा सकते हैं? वे शियाओबाओ ने संदेह से पूछा, लेकिन मन ही मन खुश थी। आह, कितनी प्यारी आवाज़ है। अगर भविष्य में तुम मुझे इसी आवाज़ में पति कहो तो मैं अपने 10 साल कुर्बान करने को तैयार हूँ। ओह नहीं, मैं तो और भी कई साल जीना चाहती हूँ। उस भिक्षु की तलवार की शक्ति कई फीट दूर से ही अपने लक्ष्य तक पहुँच सकती है। युवा मास्टर सोंग अपनी उत्कृष्ट तलवारबाजी का उपयोग करके प्रतिद्वंद्वी की तलवार की शक्ति के सबसे कमजोर बिंदु का पता लगा रहे हैं। इसलिए हर बार जब उन पर हमला होता है तो वे उस भिक्षु की तलवार की शक्ति को तितर-बितर कर देते हैं। वांग युआन का चेहरा चमक रहा था। 2 शीर्ष उस्तादों के बीच द्वंद्व युद्ध ने मार्शल आर्ट के बारे में उसके ज्ञान को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था और उसने सोचा कि अगली बार जब वे मिलेंगी तो वह अपनी चचेरी बहन को इसके बारे में जरूर बताएगी। कमरे में सोंग किंगशू जियोमोजी के हमले के घेरे से बाहर कूद गया और तुरंत कहा, मैं हार स्वीकार करता हूँ। जियोमोजी के चेहरे पर हैरानी का भाव था। युवा दानदाता की तलवारबाजी तो महान है, लेकिन बेचारा भिक्षु जरा भी लाभ नहीं उठा पाया। वह हार कैसे मान सकता है? सोंग किंगशू ने अपने सामने रखी लकड़ी की तलवार को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ दिखाया, तलवार की सतह पर हल्के झुलसे हुए निशानों को देखा और आह भरी।
महान भिक्षु की ज्वाला तलवार बेहद गर्म है और मुझे डर है कि अगर मैंने इसे फिर से इस्तेमाल किया तो मेरी लकड़ी की तलवार जल जाएगी। सोंग किंगशू मन ही मन भली भांति जानता था कि उसका कौशल अपने प्रतिद्वंद्वी के बराबर नहीं है, अन्यथा प्रतिद्वंद्वी की तलवार की गर्मी से उसकी तलवार को कोई क्षति न पहुंचती। यदि वह पर्याप्त शक्तिशाली होता तो असली ज्वालाएं भी लकड़ी की तलवार को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती थीं, इसलिए वह मन ही मन आह भरते हुए बोला, लकड़ी की तलवार, तुम कितनी दयनीय हो। मेरा जैसा उस्ताद मिल गया। हा हा हा। जियोमोजी ने लंबी हंसी हंसते हुए कहा, परोपकारी सोंग की तलवारबाजी अद्भुत है और वह ईमानदार और नेक इंसान हैं। ये सचमुच दुर्लभ है। इसी समय वेई शियाओबाओ को एक विचार आया। उसने महसूस किया कि हस्तक्षेप करने का यही सही समय है और वह तुरंत बाहर कूद पड़ा। जब आप दोनों स्वामी एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो लड़ने का क्या फायदा। हम सब दुनिया के अलग अलग कोनों से आए भाई हैं। आप दोनों बैठिए और एक गिलास ताज़ा पानी पीजिए। स्वामी जी, इधर आइए। मुझे आपके पास जो सबसे बढ़िया शाकाहारी व्यंजन है वे दीजिए। ठीक है। मालिक से स्वीकृति सुनकर जियोमोजी को बहुत राहत मिली। उसने अनजाने में वेई शियाओबाओ की ओर देखा और सोचा, इस छोटे भाई के पहनावे को देखकर लगता है कि तुम किंग राजवंश से हो, है ना। एक उस्ताद सचमुच उस्ताद होते हैं। मैंने अभी तक अपना परिचय भी नहीं दिया है, लेकिन आप एक नज़र में ही पहचान सकते हैं। वेई शियाओबाओ की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा का भाव जियोमोजी पर बहुत प्रभावी रहा। इसी समय उनकी ओर से सोंग किंगशू ने जियोमोजी को वेई शियाओबाओ की पहचान बताई। जियोमोजी की आंखें चमक उठीं और उन्होंने आश्चर्य से वेई शियाओबाओ की ओर देखा। छोटा भाई इतना छोटा है, लेकिन वह किंग दरबार में इतने ऊंचे पद पर है। ये बेचारा भिक्षु उसकी प्रशंसा करता है। तुबो के राष्ट्रीय शिक्षक होने के नाते महान भिक्षु वास्तव में बहुत विनम्र हैं। क्या मैं महान भिक्षु के आगमन का उद्देश्य जान सकता हूँ। सोंग किंगशू ने रास्ते में वेई शियाओबाओ को जियोमोजी की पहचान पहले ही बता दी थी। इस बदबूदार भिक्षु को हमारी डाली की 6 नाड़ियों वाली दिव्य तलवार पर लालच सवार था। वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए स्वर्गिक ड्रैगन मठ गया, लेकिन मंदिर के भिक्षुओं ने उसे खदेड़ दिया। इसलिए उसने मुझे जियांगनान में पकड़ लिया और पता चला कि मिस वान को दुनिया भर की मार्शल आर्ट का ज्ञान है। उसका लालच और बढ़ गया और उसने उसे भी पकड़ लिया। वह सचमुच अच्छा इंसान नहीं है। बगल में खड़े दुवान यू ने गुस्से से कहा, युवा स्वामी दुवान की बातें गलत हैं और ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। सोंग किंगशू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहाँ आने से पहले मैं स्वर्गीय ड्रैगन मठ जा चुका हूँ। हालांकि 6 भिक्षुओं की 6 मेरिडियन दिव्य तलवार की संरचना जादुई है, लेकिन उसमें कई कमियां भी हैं। महान भिक्षु का मार्शल आर्ट का स्तर मुझसे कहीं अधिक है। अगर वह चाहता तो इसे जीत सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह वैसा नहीं है जैसा आपने आरोप लगाया है। और सोंग किंगशू रुका, अपना सिर घुमाया और मू वानकिंग को ध्यान से देखा। श्रीमती मू ने महाराज की रक्षा के लिए रास्ते भर महान भिक्षु को इतना परेशान किया, लेकिन उन्होंने उनके साथ कोई क्रूरता नहीं की। इससे ये भी साबित होता है कि उनका चरित्र अच्छा है। दुवान यू के शब्द गले में अटक गए और वह कुछ बोल नहीं पाया, इसलिए उसने उदास होकर अपना सिर घुमा लिया। सोंग किंगशू की बात सुनकर जियोमोजी और भी प्रसन्न हो गया। परोपकारी सोंग सचमुच इस बेचारे भिक्षु का नियति का मित्र है। वह मेरे इरादे को समझता है। इस बेचारे भिक्षु के यहाँ आने का मुख्य कारण मध्य मैदानी क्षेत्र के वुलिन के गुरुओं से मिलना है, और दूसरा, मैं सोंग सम्राट से मिलना चाहता था और गठबंधन पर चर्चा करना चाहता था। वेई शियाओबाओ और सोंग किंगशू ने एक दूसरे की ओर देखा। तिब्बती साम्राज्य सोंग राज्य के साथ गठबंधन करना चाहता है। जी हाँ, जियोमोजी ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, अब मंगोलों की शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वे लंबे समय से हमारे तिब्बती साम्राज्य पर कब्जा करना चाहते हैं। हमारे जानपू इस बात से बहुत चिंतित हैं। गोब्लिन, जानपू तिब्बती शासकों की उपाधि है। जानपू किस तरह की चीज़ है। वेई शियाओबाओ उलझन में था, लेकिन उसे डर था कि वांग युयान उसे नीचा समझेगी, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक सुनना जारी रखा। सोंग किंगशू कुछ देर हिचकिचाए और फिर बोले, महान भिक्षु, जहाँ तक मुझे पता है, आपके तिब्बती तांत्रिक गुरु बासिपा एक मंगोलियाई राजकुमार के अधीन थे और एक अन्य गुरु स्वर्णचक्र धर्मराजा को भी मंगोलियाई राष्ट्रीय शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई थी। मुझे लगता था कि मंगोलिया और आपके टुबो के बीच अच्छे संबंध थे। कुमाजी के चेहरे पर क्रोध की एक झलक दिखाई दी और उन्होंने कड़वाहट से कहा, उपकारी को बहुत कुछ पता है। हमारा तिब्बती तांत्रिक बौद्ध धर्म विभिन्न संप्रदायों का सामूहिक नाम है। इसकी 4 सबसे बड़ी शाखाएं हैं, निंगमा मंदिर, नालंदा मंदिर, वज्र संप्रदाय और शिंगोन संप्रदाय। लेखक का नोट, सच्चे तिब्बती बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख संप्रदाय निंगमा, काग्यू, साक्या और गैलुग हैं। पंचेन और दलाई इसी संप्रदाय में आते हैं। धार्मिक कारणों से मैं इनके स्थान पर अन्य नामों का प्रयोग करूंगा। ये गरीब भिक्षु जिस निंगमा मंदिर से संबंध रखता है, वह तांत्रिक बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय है। हमारा प्रत्येक पीढ़ी के तुबो जानपू के साथ हमेशा से अच्छा संबंध रहा है। निंगमा मंदिर के लोगों को हर पीढ़ी में तुबो राष्ट्रीय शिक्षक नामित किया जाता था। इसी कारण अन्य 3 संप्रदायों में असंतोष उत्पन्न हुआ।
पहले, निंगमा मंदिर और जानपू की संयुक्त शक्ति के तहत अन्य संप्रदाय पक्ष बदलने की हिम्मत नहीं करते। लेकिन मंगोलिया के उदय ने अन्य 3 संप्रदायों को आशा की किरण दिखाई है और उन्होंने मंगोलिया में अपने प्रवक्ता भेजे हैं। स्थिति इतनी खराब है कि उन मंदिरों द्वारा भेजे गए गुरुस्तरीय व्यक्तियों को तेमुजिन द्वारा राज्य शिक्षक नियुक्त किया गया है। एक व्यक्ति वज्र संप्रदाय का सबसे उत्कृष्ट गुरु है। उसे मंगोलियाई राष्ट्रीय शिक्षक नामित किया गया है। वह वर्तमान में कुबलई खान को जियांग्यांग पर आक्रमण करने में सहायता कर रहा है। शिंगोन संप्रदाय के शिष्यों की दूसरी पीढ़ी के नेता शांगजी को मास्टर चांकी की उपाधि से सम्मानित किया गया है और अब वे मंगोलिया के 7वें राजकुमार के अतिथि हैं। कुमोजी के स्वर में चिंता झलक रही थी। इन तीनों गुटों की योजना मंगोलिया को तिब्बत पर आक्रमण करने और तिब्बती साम्राज्य को नष्ट करने की है ताकि वे तिब्बत के स्वामी बन सकें। कितना अप्रत्याशित आश्चर्य! सोंग किंगशु और वेई शियाओबाओ ने उसकी बात सुनकर एक दूसरे को देखा और खुशी से झूम उठे। मैंने हर जगह खोज की, सच्चाई की तलाश में अपने लोहे के जूते भी तोड़ दिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। कौन जानता था, ये तो मेरी आंखों के सामने ही था। मेरे दोस्तों, अगर आपको नोवेल पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और मेरे चैनल नोवेल एक्सप्लेनर को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको नया वीडियो